तो हेलो एवरीबॉडी, आज का मैराथन लेक्चर में वी विल कवर ऑलमोस्ट एवरी एक्ट, और हो सकता है कोशिश करेंगे कि आज हम जो बड़े से बड़े एक्ट हैं उन्हें भी कवर कर दें। मगर अगर वीडियो लंबी होगी तो हम उसको नेक्स्ट एक वीडियो लेंगे, और जो दो बड़े बड़े एक्ट जो ईपीएफ एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट बचा है हम उसको उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। मगर इसमें तो आप देखेंगे कि मतलब जितने भी आपके एक्ट्स बच रहे होंगे, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर वाला एक्ट, और इंटरस्टेट माइग्रेंट, माइंस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, आपका जितने भी सोशल सिक्योरिटी वाले, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी हो गया ये, हाँ। और इसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो मतलब इसमें लगभग जितने भी एक्ट्स हमारे बच्चे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसके बाद मतलब हो सकता है कि फैक्ट्री एक्ट और ईपीएफ एक्ट के लिए एक छोटा सा वीडियो आए, एंड दैट्स ऑल। सो शुरू करते हैं। और ये मैं चाहती तो ये सारे नोट्स को डिजिटल बना सकती थी, मगर वक्त भी कम था और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे। जो वक्त लग रहा था वो इसीलिए लग रहा था बिकॉज वी वर ट्राइंग कि सारे एक्ट हम डिजिटली दे, मगर यही महसूस हुआ कि ज़्यादा लोग के रिक्वेस्ट आने लगे कि आप जल्दी अपलोड करिए। तो जो एक्ट बने थे उसी को हमने थोड़ा अच्छे से लिखकर और उसी में हाईलाइट करके बना दिया है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी नोट्स इस आप में जितने भी एक्ट्स के दिख रहे हैं, तो आपको मैं अभी तो समझाते चल रही हूँ कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या अर्थ है। मगर आपको इसमें से याद क्या रखना है, मतलब जो मेन मेन चीजें किसी एक्ट को एसोसिएट करके याद करें, तो जो भी मार्क्ड है, जो भी हाईलाइटेड है, उनको तो आपको जरूर से याद करना है। जैसे कि अगर इस एक्ट में आपको दिख रहा है कि मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, कुछ कुछ ग्रीन से किया हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा, ग्रीन वाले थोड़े और इंपॉर्टेंट है, या फिर ग्रीन अक्सर मैंने उनको इंडिकेट किया है जो या तो पीवाईक्यूज रहे हैं, या तो इस एक्ट के कुछ बॉडीज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब उस एक्ट से के पर्टिकुलर कोई फंड है, कोई कमेटी है, कोई बोर्ड है, उसको इंडिकेट किया हुआ है। तो ठीक है, तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर नेम नेम से ही पता चलता है कि ये किस बारे में होगा। तो ये एक्ट का पर्पस था कि जितने भी मतलब देखिए, चाइल्ड का तो अलाउड नहीं होता है, मगर फिर भी जो भी अडोलेसेंट हैं, या फिर जो भी कम उम्र के लोग जो कहीं भी एम्प्लॉयड है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट आया। और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए और एडोलेसेंट लेबर को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट का मेन पर्पस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहली बात, अडोलेसेंट। अडोलेसेंट का डेफिनेशन क्या है? 14 to 18। तो देखिए, चाइल्ड कौन होगा? चाइल्ड वो होगा जो 14 के एज से कम है, मतलब 14 साल की उम्र उसने कंप्लीट नहीं की है। और अडोलेसेंट कौन है? 14 साल की कंप्लीट करके 18 तक, 18 कंप्लीट कर लेगा तो वो अडल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अडोलेसेंट की 14 to 18 एंड चाइल्ड की 14 से कम। ठीक है। इस एक्ट में हम वीक वीक मतलब 1 वीक का मतलब क्या है? 1 वीक मतलब 7 डेज। मगर वो 7 डेज का वीक कितने कब से शुरू हो रहा है? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ सैटरडे। बस इतना याद कर लीजिए। वीक कब से शुरू हो रहा है चाइल्ड लेबर एक्ट में? मिडनाइट ऑफ सैटरडे। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है फैमिली ऑफ चाइल्ड और एक है फैमिली ऑफ ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर, इस एक्ट में एम्प्लॉयर को हमने ऑक्यूपायर कहा हुआ है। हर जगह ऑक्यूपायर ऑक्यूपायर आपको दिखेगा। ऑक्यूपायर इज मतलब क्लोजली वो एम्प्लॉयर ही है। तो देखिए, चाइल्ड का जो फैमिली है उसमें कौन कौन आएगा? मदर फादर तो आएंगे ही, भाई बहन आएंगे, फादर्स सिस्टर आएंगी, मतलब बुआ, या फिर फादर्स ब्रदर आएंगे, चाचा, या फिर मदर सिस्टर, मदर्स ब्रदर, मतलब सब लोग, बुआ चाचा मौसा मौसी, माँ बाप भाई बहन सब आ जाएंगे फैमिली ऑफ चाइल्ड में। मगर फैमिली ऑफ ये चाइल्ड या अडोलेसेंट दोनों ही मान लीजिए, है ना, मतलब दोनों ही मान लीजिए कि फैमिली ऑफ चाइल्ड में या फिर अडोलेसेंट में। मगर ऑक्युपायर के फैमिली में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? देखिए, फैमिली ऑफ ऑक्युपायर में वाइफ आएगी, मतलब स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, चिल्ड्रन आएंगे, बच्चे आएंगे, और भाई बहन, बस। फादर मदर बेनिफिट देनी हुई, तो मतलब किसी अगर बच्चे का मान लीजिए माँ बाप नहीं है या भाई बहन नहीं है, तो कोई भी उनका गार्जियन, बुआ चाचा है, उससे भी चल जाएगा काम, मतलब क्योंकि हमें उसको कैसे भी उसको वो बेनिफिट प्रोवाइड करना है। मगर ऑक्युपायर क्या है भाई? ऑक्युपायर को तो मतलब हम लोग एक तरह से इन सब एक्ट्स में तो एक तरह से तो विलन देख ही रहे होते हैं कि हाँ यही सब एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं, उनका फादर मदर नहीं, उनका एक लिमिटेड फैमिली, स्पाउस चिल्ड्रन एंड ब्रदर सिस्टर ओनली इंक्लूडेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ ठीक है, याद कर सकते हैं। अब कौन बताएगा कि कोई भी इंडस्ट्री हजार्डियस है या नहीं? मतलब देखिए, पहले तो इतना याद रख लीजिए, अगर कोई भी इंडस्ट्री हजार्डियस है तो कितना भी बोल दे कि
नहीं नहीं, अडोलेसेंट के साथ कोई एक सुपरवाइजर होगा, उसको कुछ सब रूल्स फॉलो कराए जाएंगे, उसके साथ एक ट्रेनिंग होगी, कुछ भी कह ले, अगर हजार्डियस है वो इंडस्ट्री, तो वहां पे अडोलेसेंट कभी काम नहीं करेगा। और कौन सी इंडस्ट्री हजार्डियस है नहीं है, कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, एज सिंपल एज दैट। मगर हजार्डियस में अडोलेसेंट कभी काम नहीं करेगा। ओके। अब अगर मान लीजिए पूछता है कि हु हैज द पावर टू अमेंड शेड्यूल, जो भी शेड्यूल दिए हुए हैं, मतलब शेड्यूल मतलब कि कौन कौन से उसमें इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, वही है तो उसका अगर अमेंडमेंट करना हो तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर काम कर रही है इस एक्ट में। मगर अगर उसको इस शेड्यूल को कुछ अमेंड करना है कि चलो एक नई इंडस्ट्री आई, यहाँ पे भी चाइल्ड लेबर हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 3 मंथ की नोटिस देके। तो हमें क्या क्या याद किया? एडोलेसेंट 14 to 18, चाइल्ड 14 से कम, वीक मतलब मिडनाइट सैटरडे, और इम्पोर्टेंट क्या है? अमेंड करना है शेड्यूल, 3 मंथ की नोटिस दो गवर्नमेंट। और एक अगला देख लेते हैं, एक होता है टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, जिसका काम होता है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस या प्रोसेसेस को हम शेड्यूल में डालेंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एडोलेसेंट के लिए कुछ जरूरी है करना, प्रोटेक्शन, ये सब। तो ये एडवाइस करेगी, ये जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। और इसका अगर आपको पूछा कि क्या होगा, मतलब इसके कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और 10 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं। तो मतलब टोटल कितने हुए? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी 11, इंक्लूडिंग चेयरमैन। और चेयरमैन को हटा दे तो चेयरमैन +10, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। 3 मंथ्स नोटिस, चेयरमैन +10, अडोलेसेंट 14 to 18, चाइल्ड 14 से कम, वीक मिडनाइट सैटरडे। चलो भैया हो गया। अब रूल्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी कौन बताएगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल, जहां पे भी वैलिड होगा। हाँ। अब देखते हैं कि अडोलेसेंट के वर्किंग आवर्स को हम कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। कि मतलब एक अडोलेसेंट को अगर मान लीजिए आपने कहीं एम्प्लॉय कर लिया है, 14 से 18 वर्ष का कोई बच्चा है, उसको आपने कहीं काम दे दिया है, तो आप उसको किसी भी तरह से काम नहीं करवा सकते। पहले तो आपको उसको हजार्डियस में ही नहीं करवा सकते, बिल्कुल बैन है। और उसके बाद कोई भी ओवर टाइम भी काम नहीं करा सकते, कितना भी दे दे कि ओवर टाइम करा के 4 टाइम्स सैलरी दे रहे हैं, 4 टाइम वेजेस दे रहे हैं, 2 टाइम, नॉट अलाउड भैया, नॉट अलाउड। एडोलेसेंट को नहीं करा सकते, एडल्ट को करा सकते हैं। और किसी भी दिन में आप मैक्स टू मैक्स कितना काम करा सकते हैं? 6 आवर्स। मतलब 6 आवर्स का लगातार मतलब काम, मतलब कितना भी करा रहे हो आप, 6 आवर्स से ज्यादा तो नहीं करा सकते। और अगर 3 आवर का वर्क आपने लगातार करा लिया ना, तब आपको 1 घंटे का उसको रेस्ट देना पड़ेगा, मस्ट है। तो क्या हमने याद किया कि अडोलेसेंट को मैक्सिमम आप 6 घंटे काम करा सकते हो। इमेजिन कर लो, जो कोई भी एडल्ट होता है वो मतलब 8 8 घंटे काम कर रहा है, मगर एक अडोलेसेंट है वो 6 घंटे तक, 6 घंटे बाद वो सो रहा है मजे से। मगर 3 घंटे का अगर काम उसने लगातार कर लिया, तो अब भैया 1 घंटे में सोऊंगा, 1 घंटे का इंटरवल मस्ट है। और कि अब उसको आप कभी भी काम नहीं दे सकते 7 PM to 8 AM के बीच में, क्योंकि वही रात का समय है, नाइट शिफ्ट मतलब काइंड ऑफ आप नहीं करा सकते। 8 AM के बाद ही वो आएगा मस्त से एकदम, क्योंकि बच्चा है 14 से 18 साल का, उससे आप कितना काम कराओगे? हाँ। और हर वीक में एक दिन की हॉलीडे मस्ट है। एक दिन का हॉलीडे मतलब संडे या फिर कोई भी। और ये डे कौन सा होगा, संडे को देना चाहते हो, मंडे को देना चाहते हो, किस दिन ये कौन बताएगा? ये ऑक्युपायर बताएगा, मतलब वही एम्प्लॉयर बताएगा। और अगर मान लो एम्प्लॉयर का मन कर गया कि नहीं यार संडे को छुट्टी मजा नहीं आ रहा है, हमको मन कर रहा है कि मेरा फेवरेट डे ट्यूसडे, ट्यूसडे को छुट्टी देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आज अभी संडे किए थे अगले हफ्ते फिर ट्यूसडे कर दो। कम से कम 3 मंथ के लिए तो होगा कि कह दिए कि ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे रहेगा 3 महीने तक, 3 महीने के बाद आप भले चेंज कर देना, है ना, 3 मंथ्स एटलीस्ट वो रहेगा। ठीक है। अगला क्या है कि अगर कोई ऑक्युपायर एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किया, मतलब जैसे ही वो एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किया, उसको 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देनी पड़ेगी इंस्पेक्टर को। क्यों? ताकि इंस्पेक्टर वो कर लेना कि चलो एडोलेसेंट है, उसमें ये रूल्स एक्स्ट्रा फॉलो होंगे, है ना, ये आपको मेजर्स रखने होंगे, ओवर टाइम तो नहीं हो रही है। तो ये बात इंस्पेक्टर को पता होगी, तब तो वो मतलब रखेगा, ये सारी चीजें मेंटेन किया रहेगा अपने रजिस्टर में। तो एडोलेसेंट को किए एम्प्लॉय, तुरंत 30 दिन के अंदर बताओ इंस्पेक्टर को। हाँ। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका आधार कार्ड नहीं है, कुछ ऐसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसका एज मालूम नहीं चल रहा है, तो एज कौन डिटरमाइन करेगा? एज डिटरमाइन करेगी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। मतलब कि मेडिकल अथॉरिटी के पास ही ये पावर होगा कि वो एज जो फाइनल बताएगी वही माना जाएगा। और इसमें मेन रजिस्टर जो होता है कि कितना अटेंडेंस है, कितने अडोलेसेंट है, कितने लोग है, ये कौन मेंटेन करता है? ऑक्युपायर करता है। ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉयर अगर ऑफेंस करता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है। अब इस एक्ट में एक होता है चाइल्ड एंड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देख ली हमने, दूसरी बॉडी कौन सी देख रहे हैं हम लोग, चाइल्ड एंड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, मतलब एक फंड है, बॉडी नहीं है, सॉरी। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट या सेंटर कोई भी कर सकती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट और टू और मोर, मतलब डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर दो तीन डिस्ट्रिक्ट में आपको ये फंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और एक चीज और याद कर लीजिए बस, कि गवर्नमेंट भी 15,000 क्रेडिट करती है फॉर ईच चाइल्ड, मतलब अगर कोई भी चाइल्ड है तो ठीक है। अ, बस इतना आपको याद रखना है, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी थी, बस आप 15,000 याद कर लीजिए, उससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। और अगर मान लीजिए ड्यूटी इम्पोज करना है और इंश्योर करना है कि ये एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। पीरियोडिक इंस्पेक्शन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती रहेगी। हजार्डियस प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा हजार्डियस है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में जो जो मेंशन होगा उसी को माना जाएगा। और हाँ, अगर फैमिली एंटरप्राइज का डेफिनेशन दे, तो उसमें अगर एक लाइन लिख रहा है कि क्या एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स भी हैं फैमिली एंटरप्राइज, तो हाँ है, इंक्लूडेड है। बस ये एक्सेप्शंस चीजें ही मैंने बस लिखवाई हैं आपको, इसमें बहुत ज्यादा मैंने दिया ही नहीं है। इस एक्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, छोटे एक्ट हैं ये। बस जितना जितना आपको ब्लू, अरे ग्रीन या फिर येलो दिख रहा है उसको याद कर लीजिए। दैट्स इट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। ठीक है, तो जैसे आप समझिए ना कि कोई भी अगर वर्कर है, वो दूसरे स्टेट में जाके काम मिल कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि चलो तुम बिहार से हो, मैं तुमको महाराष्ट्र में ये पर्टिकुलर काम दे रहा हूँ, तो उस इंटर स्टेट है, माइग्रेंट वर्कमैन है, तो उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, कि उसको किसी स्टेट में नहीं पता है, लैंग्वेज नहीं पता है, तो उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। तो इसलिए ये एक्ट आया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर पूछेगा कि कितनी, कम से कम वर्कर कितने होने चाहिए अगर हमें ये एक्ट का प्रोविजन लागू करना है, 5। अगर 5 भी है ना किसी उसमें, किसी इंडस्ट्री में अगर 5 भी हैं वर्कमैन, माइग्रेंट वर्कमैन है, तो ये एक्ट लगेगा। ठीक है, मतलब काफी कम है ये थ्रेशोल्ड, मगर आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि मतलब दे आर वेरी वल्नरेबल। ठीक है, और कंट्रोल्ड इंडस्ट्री हम किसको बोलते हैं, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होगी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में। बस इतना याद रख लीजिए, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का डेफिनेशन किस एक्ट में है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट में, जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पब्लिक इंटरेस्ट वाली। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्कर इंक्लूडेड हैं, सब वही जो हमने पहले भी पढ़ा है, स्किल्ड, सेमी अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल। कौन नहीं इंक्लूडेड है, कोई भी मैनेजरियल का लेवल का व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, वो नहीं इंक्लूड होगा। और ये जो सुपरवाइजरी इंक्लूडेड है, ऐसे देखिए किसी भी एक्ट में सुपरवाइजरी वाला एक्सेप्शन आपको हर जगह दिखेगा। तो सुपरवाइजरी इज जनरली इंक्लूडेड, सुपरवाइजरी इंक्लूडेड है, मगर वो सुपरवाइजरी जो एक सम अमाउंट ऑफ वेज से ज्यादा कमा रहा है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ये हर एक्ट का डिफर करता है। तो लास्ट में हम आपको एक कुछ ऐसा कंपाइलेशन हमने सोचा है कि ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे सेम डेफिनेशंस अलग अलग एक्ट में डिफर करती है। इस एक्ट में सुपरवाइजरी का अगर वेज 500 से ज्यादा है, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। मतलब इस एक्ट के लिए 500 से ज्यादा सुपरवाइजरी वाला व्यक्ति को हम तो बड़ा आदमी समझेंगे, हम उसको कहेंगे कि नहीं नहीं तुमको तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉयर है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब आपने अगर अपने आप 5 से ज्यादा आपके में माइग्रेंट वर्कमैन हैं, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अथॉरिटी में, यही तो रूल है। तो कैसे कराएंगे, तो देखो, जैसे ही मेरे में 5 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर हुए, मैं एम्प्लॉयर हूं अगर, तो मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को, रजिस्टरिंग ऑफिसर को दूंगी। रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन सेट करेगा, मतलब कौन अपॉइंट करेगा, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट या सेंटर कोई भी कर सकता है। ठीक है, और मुझे ये एप्लीकेशन दूंगी, और अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर को सब कुछ कंप्लीट दिखा कि हाँ ठीक है, सब कुछ उसने सही दिया है, जो भी एप्लीकेशन है सब कुछ जितना चाहिए मुझे, उसे सारी चीजें हैं, तो वो 1 मंथ के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक, सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगर मान लो कि उसने जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, ना तो रिटर्न किया, ना तो कैंसिल किया, मतलब कुछ किया ही नहीं, तो क्या करना होगा, मतलब 1 मंथ का पीरियड बीत गया, ना रिटर्न किया ना कैंसिल किया, बस भूल गया समझ लो। तो एम्प्लॉयर एक एक एप्लीकेशन देगा, और उस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब इसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस यही रूल है, मतलब सिंपल, बस इसमें क्या चीजें याद करनी है, एक तो सुपरवाइजरी वाला 500, एक 5 मिनिमम माइग्रेंट, और 1 महीने के अंदर 2 सर्टिफिकेट, नहीं दोगे तो 15 दिन के नोटिस के बाद दो। बस 1 मंथ 15 दिन, इतना याद रख लीजिए।
और इस एक्ट में एक लाइसेंसिंग ऑफिसर भी होता है जो लाइसेंस देता है कि हाँ मतलब यू कैन कंटिन्यू, मतलब वो माइग्रेंट वर्कर का और ये सब, तो वो एक लाइसेंसिंग ऑफिसर भी जो भी गवर्नमेंट से सेट करती है। अब देखिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे मैं मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मैंने किसी एक व्यक्ति को बोला कि यार मतलब महाराष्ट्र में ना लेबर्स थोड़े महंगे हैं, मतलब मुझे ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो आप किसी और स्टेट से, तो उसने जुगाड़ करके कहीं और स्टेट से, यूपी से या बिहार से कहीं से भी वो एक मतलब माइग्रेंट्स वर्कर को ले आया और उनको बोला कि हम तुमको रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब जॉब देंगे इन महाराष्ट्र। तो कॉन्ट्रैक्टर को जब वो रिक्रूट कर रहा है ना, उस समय भी उनको सारी चीजें बतानी होती है, और रिक्रूटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर सारे पर्टिकुलर्स कि वो जो वर्कमैन है वो कहाँ से हैं, उनका क्या नाम है, जितना कुछ भी उनके बारे में डिटेल है, वो 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है, बताना होता है। क्या मतलब समझे, कि कॉन्ट्रैक्टर को रिक्रूटमेंट के 15 दिन के अंदर सारा इंफॉर्मेशन बताना होता है उन उन वर्कर्स का। ठीक है। एक चीज और क्या याद किए थे हमने, हम 1 मंथ के अंदर सर्टिफिकेट दो, नहीं दोगे तो नोटिस के 15 दिन के बाद दो। ठीक है। और 15 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट के सब कुछ उनका इन्फॉर्मेशन दे दो। और हाँ, इस एक्ट में पूछेगा कि जनरली किस में देंगे पेमेंट या कुछ भी, तो कैश ही समझेगा, अक्सर यही होता है कई जगह, मतलब लेकिन अब तो मतलब यही प्रोविजंस हैं कि चेक वेक भी अलाउड है, बट परमिशन ऑफ एम्प्लॉय आपको लेना पड़ेगा, कि लेबर कहे कि हाँ ठीक है मुझे चेक दे सकते हैं अब तभी। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्म्स ऑफ दिस एक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस एक्ट में है, कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस या जर्नी अलाउंस किस एक्ट में है, तो आप बोलोगे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में। और थोड़ा सा समझ भी आ रहा है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, एक जगह से दूसरे जगह लोग डिस्प्लेस किए होंगे, जर्नी कवर किए होंगे, तो वो अलाउंस कहाँ मिल सकता है, ऑब्वियसली जहाँ पे इंटरस्टेट वो मतलब वो ट्रैवल हुआ होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना होता है कॉन्ट्रैक्टर को रिक्रूट करते समय ही। मतलब पूछेगा कि कब देना होता है, बोलेगा जब उनका फर्स्ट सैलरी मिलेगा, जब उनका टर्म कंप्लीट होगा, कुछ भी नथिंग भाई, जब रिक्रूट कर रहे हो आपको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना है। क्यों, क्योंकि आप सोचो ना, एक स्टेट से वो बंदा दूसरे स्टेट में जाएगा, उसको खर्चा नहीं लगेगा क्या पूरा, अभी उसकी सैलरी तो नहीं आई है, कैसे करेगा वो दूसरे जगह डिस्प्लेस। अब ये कितना होगा अगर पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। सॉरी, आपको ये याद रखना है कि 50% ऑफ वेज और 75 रुपीज विच एवर इज हाइयर। ठीक है ना, कि 75 रुपए तो आपको किसी हाल में देने हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के लिए। देखिए ये एक्ट बहुत पुराने हैं ना, तो उस वक्त के लिए 75 रुपए, मतलब इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इतना कम क्यों है, मगर उस वक्त के लिए 75,000 बहुत है। तो क्या है कि या तो 50% आप उनका वेज दो, मतलब जितना भी वेज होगा, 10,000 है तो 5,000 दो, या तो फिर आप 75 रुपए दो, इतना जो भी हाइयर होगा तो 5,000 वाला देंगे इस केस में। ठीक है ना। अब जर्नी अलाउंस क्या है, कि मतलब उनको जो भी जर्नी कवर करनी पड़ेगी है ना, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद, तो वो भी उनको देगा। हाँ, तो जर्नी अलाउंस, और ये पूछेगा कि बस आउटवर्ड जर्नी का देना पड़ेगा, बस रिटर्न नहीं, दोनों तरफ का देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। ठीक है। और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सब देने का, कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि तुम ही ना लेके आए हो, प्रॉमिस करके आए हो, तो तुम ही दोगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है देने में, नहीं दे पाया, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। मगर ये पैसा डूबेगा नहीं उन सबका, मतलब किसी भी हाल में जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर दे चाहे कॉन्ट्रैक्टर दे। ठीक है। अब इसमें इसमें पूछेगा कि शेड्यूल, जो इसमें शेड्यूल है उसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं। हाँ मैं अब यहाँ पे शायद मैंने गलत बोल दिया, जो शेड्यूल है ना, यहाँ पे शेड्यूल में एक्ट्स दिए हुए हैं, तो बहुत सारे एक्ट होते हैं, ये दो दो तीन और एक्ट में आप देखोगे कि शेड्यूल एक्ट्स होते हैं कुछ कुछ, है ना। तो ये पूछेगा कि कौन कौन से एक्ट हैं कौन से नहीं है। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, ईपीएफ एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, स्टेट इंश्योरेंस है, मैटरनिटी बेनिफिट है, मगर फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है। ये एक्सेप्शन आपको याद करना है, बाकी उतना जरूरी नहीं है। ठीक है। कौन रजिस्टर मेंटेन करेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों करेंगे, मतलब दोनों में से कोई भी कर सकता है। और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हम किसको बोलेंगे, वही जिसको कॉन्ट्रैक्टर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके आएगा। ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफिसर जो होता है वो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, अगर कुछ आपने फैक्ट वैक्ट में गड़बड़ी की, कुछ आपने गलत बोला, गलत लिखा है और उसको पता चल गया, तो लाइसेंसिंग ऑफिसर कैंसिल भी कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये पूछ सकता है हु कैन रिवोक लाइसेंस। तो आप ये नहीं बोलोगे कि रजिस्टरिंग ऑफिसर, एक हमने रजिस्टरिंग ऑफिसर पढ़ लिया, एक लाइसेंसिंग ऑफिसर पढ़ लिया, ये
और एक पासबुक मिलता है, मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं ना उनको पासबुक मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर देता है। तो वो किसके पास रहेगा? माइग्रेंट वर्कमैन के पास रहेगा। बस ठीक है, ये भी एक्ट हो गया। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं पास में। और हाँ ठीक है। थोड़ा ऐसा नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है ना, बस इतना ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल 20 से ज्यादा। और इसमें दो डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखिए, एक होता है इंटरमीडिएट वर्क, एक होता है सीजनल वर्क। सीजनल वर्क सबसे कम, मतलब समझिए कि उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक साल में अगर 60 दिन वाला काम कोई भी है, 60 दिन के लिए कोई एक पर्टिकुलर वे कह लीजिए वर्क, या फिर कोई कुछ ऐसा खुलता है, कोई ऐसी इंडस्ट्री खुलती है, तो हम उसको सीजनल वर्क बोलेंगे। इंडस्ट्री नहीं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंतर्गत कोई एक काम है जो 60 दिन के लिए बस साल में होता है, उसके लिए रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोग को हायर किया जाता है। तो वो सीजनल वर्क 60 दिन होगा। और इंटरमीडिएट वर्क अगर बोलेगा तो वो 120 डेज हो। ये बस 120 और 60 आपको याद रखना है, 120 इंटरमीडिएट, 60 इज सीजनल। ओके। अब इसमें हम लोग को क्या क्या याद रखना है, कि एक होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड है, पूरा नाम मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वो भी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूट मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है ये देख लेते हैं, कि जो चेयरमैन होगा वो कौन सेटअप करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और बहुत जरूरी चीज, कि कितने मेंबर्स इसमें होंगे। तो देखिए, 11 से 7, 17, ये याद करना है आपको, है ना? 11 से 17 आपको याद करना है। हाँ, तो फिर 11 से 17 हो गया, और क्या याद करना है? और देखिए, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है, तो इसका तो एक चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और 11 से 17 मेंबर्स इसके पास होने चाहिए, 11 मिनिमम, 17 मैक्सिमम। और चीफ लेबर कमिश्नर जो होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। मतलब चीफ लेबर कमिश्नर तो इसका मतलब वो नेचुरली इसका मेंबर हो जाएगा। और जितने भी वर्कमैन है वो एम्प्लॉयर से कम नहीं होती है। तो हमें पता ही है कि मतलब वर्कमैन और एम्प्लॉयर का नंबर हमेशा ही सेम होना चाहिए, मतलब ताकि हम दोनों को इक्वल स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं इसलिए। और कैंटीन कहाँ कहाँ होगी? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जहां पर भी 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं तो आपको कैंटीन की व्यवस्था जरूर से देनी होगी। और अगर पूछता है कि क्या क्रेच की व्यवस्था है इसमें, नहीं, इसमें नहीं कवर्ड है। हो सकता है वो किसी और एक्ट में कवर्ड हो, मैटरनिटी बेनिफिट में, कहीं भी, मगर नॉट इन दिस एक्ट। अब जैसे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है, वैसे ही स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होता है। उसमें क्या है? एक तो चेयरमैन जो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, जैसे उसमें था। और इसका है 9 to 11, मतलब जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11 नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट होंगे। इस एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर हम किसको कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर विल बी द वन हु सप्लाइज गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एन एस्टेब्लिशमेंट। जो भी गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है। कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा, मतलब कोई भी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ओनली इफ इट इज डन बाय इंस्पेक्टर। ये तो मैंने मतलब पिछले एक्ट्स में भी आपको बताया है कि कई बार अगर वर्कर जाके कंप्लेन करता है तो उसको सीधे सीधे वो ऑफेंस को मतलब वो नहीं लिया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। उस ऑफेंस को, उस कंप्लेन को इंस्पेक्टर का भी सैंक्शन होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, कंप्लेन करना है, तभी उसके बाद ये ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। और एक जरूरी चीज, इस एक्ट में आउट वर्कर टर्म है। आउट वर्कर टर्म किस एक्ट में है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में। बट आउट वर्कर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्ट, तो ये आपको याद रखना है। और हु इज नॉट टेकन इट, व्हाट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये देखिए एक पीवाईक्यू है, कि देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट वर्कर का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो 120 डेज काम करे, सीजनल वर्कर 60 डेज काम करे। मगर अगर पूछे कि क्या इंटरमीडिएट वर्कर इज टेकन इनटू अकाउंट इन दिस एक्ट, नो इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ये वर्क इंक्लूड नहीं होगा, जो मतलब 120 डेज वाला वर्क है। अगर कोई भी सवाल है कि कोई भी वर्क क्या पेरिनियल है, क्या इंटरमिटेंट है, सीजनल है, तो ये कौन बताएगा? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी ऑफ कोर्स, है ना? और अगर लाइसेंस रिवोक हो गया, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ कि मेरे मेरे इतने कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइसेंस के लिए, और मेरा लाइसेंस अगर रिवोक हो गया,
तो मुझे अपील करना कर सकती हूँ मैं 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। तो क्या क्या याद किया हमने? 20 से ज्यादा वर्कर्स, 120 डेज वाले इंटरमीडिएट, 60 वाले सीजनल। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या है? 11 to 17, और स्टेट का 9 to 11। एंड लाइसेंस रिवोक हुआ तो 3 मंथ के अंदर अपील करो। कोई कोई भी कंप्लेन करना है तो 3 मंथ के अंदर करो, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब है वर्क, कोई भी वर्कर हु इज हायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कि मैं अगर एम्प्लॉयर हूं और मेरे इंडस्ट्री में कोई मेरा कॉन्ट्रैक्टर किसी को हायर कर लेता है, तो वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। अब ये मैं कभी नहीं कह सकती कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मुझसे पूछ कर नहीं किया, ये सब नहीं चलेगा। मतलब अगर वो है तो आपको उसका मतलब इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर फिर भी काउंट होगा, आपके नॉलेज के बिना हो या आपके नॉलेज के साथ। अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को हॉल्ट करना है नाइट में, कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से उनको रात में रुकना पड़ रहा है, तो आपकी उन रेस्ट रूम या अकोमोडेशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और किसको प्रोवाइड करनी है ये सारी फैसिलिटीज? ये सारी जो फैसिलिटी हमने बात की, किसको प्रोवाइड करनी है? कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं हुआ तो किसकी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, जो मेन एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दिस एक्ट इज कंप्लीटेड, माइंस एक्ट। ठीक है, तो माइंस एक्ट का क्या है? सबसे पहले 1901 में ये एक्ट आया, और 1901 में फर्स्ट इंडियन माइंस एक्ट आया। मगर वो कुछ एडिक्वेट था, 1923 में भी उसमें कुछ चेंजेस हुए, मगर फाइनली 1952 में कि माइंस एक्ट आता है। और इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, तो इसमें भी वही एडल्ट का डेफिनेशन में 18+। और एक इसमें टर्म है रिपोर्टेबल जर्नी, कि किस इंजरी को किस इंजरी, रिपोर्टेबल जर्नी में क्यों बोल रही हूँ, रिपोर्टेबल इंजरी। तो कोई भी ऐसा सीरियस इंजरी जिसके वजह से वर्कर को 72 आवर्स से ज्यादा एब्सेंट रहना पड़े, तो उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे। मतलब दैट इज अ सीरियस इंजरी, क्योंकि उसको 72 आवर्स से ज्यादा एब्सेंट होना पड़ा है। आगे भी आप एक्ट देखोगे कि जिसमें भी 3 डेज से कम की अगर उसमें अगर वो रिकवर हो जा रहा है, तो दैट इज नॉट वेरी सीरियस। मगर 3 दिन से अगर ज्यादा उसको छुट्टी लेना पड़ा है, इसका मतलब कि कुछ सीरियस है। और उसके लिए फिर बहुत सारे प्रोविजंस और उसको मतलब कंपनसेशन वगैरह देना होता है। अब ये एक्ट में एग्जेम्पशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है? तो देखिए, जहां पे भी 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं किसी भी माइन में, तो क्या हुआ, माइंस एक्ट का थ्रेशोल्ड क्या है? कम से कम 20 से ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए। कम है तो वहां पे तो माइंस एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है भैया। और अगर कोई भी माइन में बिलो ग्राउंड काम नहीं हो रहा है, वो भी माइंस एक्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब माइंस एक्ट में इंक्लूड होने के लिए बिलो ग्राउंड काम होना जरूरी है। और उसका जो भी एक्सकवेशन है, जो भी मतलब वो अंडरग्राउंड भी अगर जो भी काम हो रहा है, वो कम से कम 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, है ना। 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। और अगर कोल का माइन है तो उसमें 15 मीटर, ठीक है ना। तो ये एग्जेम्पशन है, अगर इससे कम हुआ तो नॉट इंक्लूडेड इन, मतलब माइंस एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। और अगर मान लिया कोई भी स्पेशल ऑफिसर है, उसको मतलब वो जांच पे आना चाहता है, या फिर वो ऐसे ही सर्वे के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए अगर माइन में आना चाह रहा है, तो उसको 3 दिन के प्रायर नोटिस देने होंगे कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। उसको 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा स्पेशल ऑफिसर को। अब इसमें डिसेबिलिटी कंपनसेशन है। अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है जो लीव लेता है मेडिकली अनफिट होने की वजह से, कि वो मेडिकली अनफिट हो गया काम करते करते एम्प्लॉयमेंट के टाइम, तो उसको डिसेबिलिटी कंपनसेशन देना होगा। और चीज, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था 6 मीटर के विद इन करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कोई भी माइन है, कोई भी माइन वर्क जहां पे भी हो रहा है वर्कर के, तो उसके 6 मीटर के विद इन आपको ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होगी। मतलब आप ये सोचिए कि ये सारे एक्ट्स कितना सोच विचार के बनाए गए हैं, कि मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए। मतलब अगर हमने ये एक्ट लिख दिया कि ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी है, तो ऐसा भी कर सकता है ना कि आप मतलब 2 गांव आगे आप पानी का व्यवस्था कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि नहीं नहीं पानी का व्यवस्था तो आपको 6 मीटर के विद इन मतलब रीच में होना चाहिए, कि अगर मतलब थोड़ी भी उसको जरूरत पड़ गई वर्कर को, तो वो तुरंत पानी पी पाए, या फिर मतलब उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर 150 से ज्यादा वर्कर हैं आपके माइन में, तब आपको फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। और कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है, तो आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना होता है 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना होता है। एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ अगर हो गया, कहीं भी अगर डेथ हो गई ना किसी वर्कर की, तो 2 मंथ्स के अंदर आपको इंक्वायरी शुरू कर देनी होती है। मतलब इंक्वायरी मतलब पूरा कोर्ट वर्ट की, कि हाँ ठीक है कैसे हुआ, कैस क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी चीजें आपको 2 मंथ के विदिन शुरू करनी होती है।
और आपको कोई भी माइनिंग ऑपरेशन शुरू करना है तो आप 1 मंथ का नोटिस पहले दे दोगे। मतलब कि इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड इन माइंस एक्ट, तो आप मतलब अगर आप सपोज करो कि आपको माइनिंग ऑपरेशन शुरू करना है, तो आप उसके 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दोगे, ताकि जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी अथॉरिटी है, दे कैन कीप थिंग्स इन चेक, वो आप अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किए रहे और कभी भी जांच कर सके और कुछ वायलेशन ना हो रहा हो रूल्स का, ये देख पाए। अम, अगर 24 घंटे से ज्यादा कोई एब्सेंट है इंजरी की वजह से, तो उसको रजिस्टर में एंटर आपको करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि अगर कोई भी सपोज करिए कोई मतलब 24 घंटे से ज्यादा अगर कोई एब्सेंट है इंजरी की वजह से, इट मीन दिस इज समथिंग सीरियस। तो यू विल हैव टू रजिस्टर दिस सो दैट जो भी इंस्पेक्टर होगा या जो भी अथॉरिटी होगी वो इसका जांच कर पाए और मतलब वो चेक रख पाए कि मतलब एवरी रूल इज फॉलोड, और जो भी ड्यू पेमेंट, जो जो भी ड्यू कंपनसेशन है उस वर्कर को, वो दिया जा सके। अब क्या क्या मतलब लिमिट्स हैं कि आप कितने घंटे काम करा सकते हो किसी भी माइन में। तो वो क्या है कि किसी भी वीक, किसी भी वर्कर से आप 1 वीक में 48 घंटे तक काम करा सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली तो मतलब यही रखेंगे हम लोग कि 48 घंटे तक आप मैक्सिमम 1 वीक में काम करा सकते हो। एक दिन में कितना काम करा सकते हो? एक दिन में 9 घंटे का काम करा सकते हो। मगर अगर कोई वर्कर बिलो ग्राउंड काम कर रहा है, तो वो एक दिन में 8 घंटे, 8 घंटे ज्यादा काम आप बिलो ग्राउंड वर्कर को नहीं करा सकते। अगर आप रेस्ट भी दे रहे हो, अगर आप रेस्ट भी दे रहे हो कुछ घंटे का, फिर भी वो इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम आप अपने इंडस्ट्री में किसी वर्कर को 12 आवर्स तक रख सकते हो। मतलब उससे ज्यादा नहीं रख सकते अगर रेस्ट दे रहे हो, फिर भी मैक्सिमम 12 आवर्स। ये जो 12 आवर है, ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में बढ़ाया भी जा सकता है। आप इसको बढ़ा सकते हो, मगर चीफ इंस्पेक्टर का प्रायर अप्रूवल लेके। चीफ इंस्पेक्टर से अलाउ अगर आप करवा लो कि नहीं नहीं कुछ बहुत जरूरी है या फिर इतने दिन में फिनिश करना है, तो 14 घंटे आप मैक्सिमम कर सकते हो। नेचुरल नॉर्मली 12 है, मगर 14 भी किया जा सकता है चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन से। और अगर आपने 5 घंटे कंटिन्यूअस काम करा लिया, तो आपको आधे घंटे का रेस्ट तो देना पड़ेगा। जैसे हमने वो चाइल्ड वाले एक्ट में पढ़ा था कि अगर आपने 3 घंटे काम करा लिया तो आपको 1 घंटे का देना पड़ेगा, तो इसमें 5 घंटे अगर करा लिया तो आधे घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा। और क्या क्या है कि नो वर्क इफ ऑलरेडी वर्किंग इन अनदर माइन विद इन लास्ट 12 आवर्स। मतलब अगर आपके पास कोई वर्कर आता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मैं भले काम किया किया है मैंने अभी, लेकिन मैं फिर से करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो आप नहीं करा सकते। अगर 12 घंटे के विद लास्ट 12 आवर्स में उसने कहीं माइन में ही कहीं काम किया है, सो यू कैनॉट मेक देम वर्क अगेन अपने माइन में, दिस इज नॉट अलाउड। और जो वुमेन है, वुमेन के लिए तो मतलब काफी सारे वो हैं, एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि मतलब उनको उनके लिए हमें और फैसिलिटीज और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है उनको। तो वुमेन के लिए, वुमेन को आप सिर्फ 6 AM to 7 PM ही पहले तो काम करवा सकते हो। और 11 आवर मतलब 11 आवर का गैप होना चाहिए 2 दिन में। क्या मतलब इसका कि सपोज करिए आप 7 PM, आज वो 1 नवंबर अगर है और 1 नवंबर को वो काम करके फिनिश की, तो आप अगले दिन 2 नवंबर को जब भी बुलाओ, तो इसमें कम से कम 11 आवर का गैप होना चाहिए, है ना। मतलब वो 7 बजे गई और आप फिर 2 3 4 बजे जब भी, मतलब वो नहीं कर सकते आप, आपको सेकेंड में 11 आवर का अच्छा खासा गैप देना पड़ेगा। 1 आवर की सर्विस में किसको 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस कहा जाएगा? मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं, जितने भी एक्ट्स है ना उसमें नॉर्मली क्या है, नॉर्मल रूल यही है कि अगर कोई भी बंदा 1 साल में 240 दिन काम करता है, 240 दिन काम करने पे हम उसको कहते हैं कि उसने 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस दी है। 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस मतलब कि ही हैज बीन कंटिन्यूअसली सर्विंग इन दिस इंडस्ट्री, ही इज अ रेगुलर वर्कर। तब उसको मतलब उतना तो कम से कम काम करना चाहिए उसको, तब तो हम उसको बहुत सारे एक्ट्स के जो फैसिलिटीज हैं वो देंगे, मतलब वो तो मिनिमम है। तो माइंस एक्ट में क्या एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी बिलो ग्राउंड वाला है, बिलो ग्राउंड काम कर रहा है, तो बिलो ग्राउंड में अगर वो 190 दिन भी काम कर लेता है, तो हम उसको 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे। अबव ग्राउंड वाले नॉर्मल वर्कर की तरह है कि 240 दिन करना पड़ेगा, मगर बिलो ग्राउंड वाले वो 190 दिन पे ही उनका काम 1 ईयर माना जाएगा। लीव शुड नॉट एक्सीड 30 दिन, मतलब आप कितना भी लीव दे दो, 30 दिन से लगातार लीव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और और क्या रूल है कि अगर 4 दिन से कम का कोई लीव लेता है कोई वर्कर, तो आपको उसको पेड लीव करना होगा, मतलब उसमें आपको वेजेस देने होंगे। शुड बी अ पेड लीव अगर 4 दिन से कम का लीव है। इसमें जो कमिटी बनती है उसका कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? एक तो चेयरमैन होता है, 2 माइनर्स होते हैं, 2 माइन ओनर्स होते हैं,
और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स होते हैं। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो चेयरमैन होता है वो कभी भी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है, मतलब उनके अलावा ही कोई होगा। और जो 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स होते हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। बस ये 2 इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई वर्कर है, उसने अपना वीकेंड मिस कर दिया, मतलब सपोज करिए आपके माइंड में संडे को छुट्टी होती थी, पर किसी वजह से आपने उसको ओवर टाइम कराया, कुछ भी कराया, और वो उसका वीकेंड अगर मिस हो गया ना, छुट्टी उसका मिस मिस हो गया, जो हफ्ते में एक दिन मिलता है, तो आपको वो छुट्टी 2 मंथ के अंदर अंदर उसको प्रोवाइड करनी होगी, अकोमोडेट करनी होगी। मेरा जो संडे छूटा था, आप उसको 2 महीने में कभी भी मुझे दो, मतलब आप वो मुझसे छीन नहीं सकते वर्कर से। कोई भी बिलो 18 तो देखिए यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, बिलो 18 वाला चाहे एडोलेसेंट तो कोई भी अलाउड ही नहीं है। मगर अप्रेंटिस अलाउड है, अगर वो 16 प्लस है विथ प्रायर अप्रूवल। तो अप्रेंटिस कर सकता है, 16 प्लस होना चाहिए और प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से तभी। और एक चीज, वुमेन कभी भी बिलो ग्राउंड काम नहीं करेंगी, किसी भी हाल में वुमेन विल नेवर वर्क बिलो ग्राउंड। अब देखिए, इसमें ये क्या रूल है कि कितना लीव के लिए कितना लीव आप डिजर्व करते हो। तो देखिए, बिलो ग्राउंड वालों के लिए अलग रूल है, अबव ग्राउंड वालों के लिए अलग। तो एक बिलो ग्राउंड वाला व्यक्ति जब 15 दिन काम करता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू 1 डे लीव। वो 15 दिन के ही काम पे 1 दिन का लीव डिजर्व करता है। मगर अबव ग्राउंड वाला 20 दिन काम करने पे 1 दिन लीव डिजर्व करता है ना, मतलब वो एंटाइटल है। ठीक है ना, तो ये याद रख लीजिएगा। मतलब जो बिलो ग्राउंड वाला है, देखिए वो टफ काम कर रहा है, तो उसके लिए सब कुछ थोड़ा कम डेज में ही उसका पूरा वो सेम उसको लीव मिल जाएगा, वो सेम एलिजिबिलिटी उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिए। लीव एंटाइटलमेंट क्या है, तो देखिए, मतलब आपको कितने दिन काम करना होगा कि आपको ये लीव वाला जो ये सुविधा है ये आपको मिले। तो देखिए, बिलो ग्राउंड जो व्यक्ति है वो अगर टोटल वर्किंग डेज, मतलब उस माइन में जितने भी टोटल वर्किंग डेज थे उसका अगर हाफ दिन भी काम करता है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर लीव, मतलब पेड लीव। एंड अगर अबव ग्राउंड वाला व्यक्ति है जो नॉर्मल वर्कर की तरह है, टोटल वर्किंग डेज का कम से कम उसको 2/3 डे तो काम करना पड़ेगा अगर वो लीव के लिए एंटाइटल, मतलब इफ ही वांट्स टू बी एंटाइटल फॉर लीव, मतलब पेड लीव। और जो भी रिजल्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो भी कोर्ट किसी भी, मतलब किसी भी उसमें अगर कोई भी रिजल्ट देती है तो उसको उसका रिपोर्ट पब्लिश करना होता है 21 डेज के विद इन। बस। तो यही था माइंस एक्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। 1 मिनट। हम्म। तो इस एक्ट में देख लेते हैं एक बार, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इसमें हमें क्या क्या जानी है, बहुत कम चीजें हमें याद करनी है। पहले तो होम बेस्ड वर्कर का डेफिनेशन याद कर लीजिए। होम बेस्ड वर्कर हम उसे कहेंगे जो कोई भी पर्सन इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन फ्रॉम होम, है ना, या फिर किसी भी अपने चोजन प्लेस पे, मगर वो मतलब एम्प्लॉयर के वर्क प्लेस पे जाके काम नहीं करता है, अपने घर से काम करता है, मगर वो काम एम्प्लॉयर के लिए ही करता है। उसको रेम्यूनरेशन भी मिलता है, उसको वेज मिल रहा है, और एम्प्लॉयर उसको कोई सामान दे ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो घर से काम कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, तो वो होम बेस्ड वर्कर होगा। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए आप लोग। इस एक्ट में एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी होता है, एक स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अनऑर्गेनाइज्ड एक्ट में मेंशन्ड है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर वही होगा जो अनऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो व्यक्ति होगा जो एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब उसका कोई ऐसा एम्प्लॉयर तो नहीं है, बट ही दैट पर्सन इज इंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड कौन कौन होगा? अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ओन बाय इंडिविजुअल या सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, प्लस इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस वर्कर जो है वो 10 से 10 से कम है। यस। तो मतलब ये सारे, मतलब ये सारे अगर चीजें पूरी हो रही है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, है ना, कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सेल, एंड एंटरप्राइज में वर्कर्स बिलो 10। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कहीं भी आप लोग को नोट करना है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर
इज द वन जो होम बेस्ड वर्कर है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी अनऑर्गेनाइज्ड है, और वेज वर्कर भी अनऑर्गेनाइज्ड है। वेज वर्कर की डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे। सॉरी। एंड एनी वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हु इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 ऑफ दिस एक्ट क्या है? शेड्यूल 2 मतलब कि ये सारे एक्ट, तो कोई भी वर्कर अगर वो इन 6 एक्ट में से किसी में भी कवर्ड है। व्हाट आर दीज एक्ट्स? वर्कमैन कंपनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईपीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। इन एक्ट में अगर किसी में कवर्ड है तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। मगर अगर वो इन एक्ट में कवर्ड नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, शेड्यूल 2 में कौन सा एक्ट नहीं है? फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है ना? तो फैक्ट्रीज एक्ट इसमें नहीं है, शेड्यूल 2 आपको याद रखना है। तो उसमें अगर कवर्ड नहीं है इन एक्ट में तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहलाएगा। वेज वर्कर कौन होगा? वो जिसको रेम्यूनरेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयड डायरेक्टली और कॉन्ट्रैक्टर में वर्क फॉर वन और मल्टीपल, मतलब कि उसको रेम्यूनरेशन मिलता है और अनऑर्गेनाइज्ड में ही एम्प्लॉयड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या खुद से बहुत सारे जो मल्टीपल जगहों पे काम करे उसको हम वेज वर्कर बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो वेज वर्कर में होम बेस्ड इंक्लूडेड है, टेम्पररी, कैजुअल, माइग्रेंट, डोमेस्टिक, ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। अब कौन कौन से पे कौन मतलब ये जो स्कीम है ये किस पे कौन गवर्नमेंट बनाएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके किस पे बनाएगी? लाइफ, डिसेबिलिटी, हेल्थ, मैटरनिटी, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड अदर बेनिफिट्स। स्टेट गवर्नमेंट किस पे? पीएफ, एम्प्लॉय इंजरी, हाउसिंग, एजुकेशन, स्किल अपग्रेडेशन, फ्यूनरल असिस्टेंट, ओल्ड एज होम्स। तो क्या अंतर दिखा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज होम्स। ठीक है, तो ये अंतर देखिएगा ध्यान से, ये एक्सेप्शन है, मतलब दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब शेड्यूल 2 तो हमने देख लिया, वो सारे एक्ट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर को हम लोग कंसिडर करेंगे। शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट इज अबाउट वेलफेयर स्कीम्स, स्कीम्स की बात है शेड्यूल 1 में। ठीक है, और फंडिंग जो होगी वो होली, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इस एक्ट में बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो हमने हमने ऊपर भी पढ़ा, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, उनका कैसे मतलब वो हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी, नेशनल बोर्ड को। इसका टेन्योर कितना होगा? 3 साल, है ना? और तीन मस्ट मीट थ्राइस इन 1 ईयर। तो एक साल में कम से कम आपको 3 बार तो ये मीटिंग, आपको बोर्ड मतलब बुलाना है और मीटिंग करना है। और टेन्योर कितने साल के लिए? एक बोर्ड कितने साल का के लिए रहेगी? 3 साल के लिए। फिर वो मतलब अलग फिर लोग आएंगे, है ना? तो इसमें क्या क्या रूल है? इसका रूल क्या है कि पहले तो एक चेयरपर्सन होगा जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इन यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है? जो डायरेक्टर जनरल होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होता है। ठीक है, और इस अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, 34 मेंबर होते हैं इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, है ना? तो ये दोनों तो एक्स ऑफिशियो हो गए, एक तो डायरेक्टर जनरल, एक यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मगर 34 मेंबर्स होंगे। अब इनमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन होता है। एक राज्यसभा का मेंबर, 2 लोकसभा का, 7 रिप्रेजेंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 7 अनऑर्गेनाइज को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉयर्स को मतलब एम्प्लॉयज को, यहाँ पे वर्कर्स हैं, और 7 एम्प्लॉयर्स को। मैंने बताया आपको कहीं भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो नंबर है वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि हम इक्वल मानते हैं उनको। और 7 एमिनेंट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी के 7 लोग होंगे, 5 स्टेट गवर्नमेंट के लोग, और 5 रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। बहुत लंबी लिस्ट है मगर जरूरी है, याद कर लीजिए। 34 मेंबर्स, एक राज्यसभा, दो लोकसभा। और स्टेट से कौन कौन था? 5 स्टेट से और 5 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, और 7 एमिनेंट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, 7 एम्प्लॉयर, 7 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। याद हो गया? 7 7 7 तो सीधे सीधे याद हो रहा है, 7 वर्कर्स, 7 एम्प्लॉयर, 7 सिविल सोसाइटी। अब एक राज्यसभा, 2 लोकसभा, 2 लोकसभा मतलब लोकसभा ऑब्वियसली बड़ी, तो हम उसको 2 ले लेंगे, राज्यसभा का 1 ले लेंगे, और 5 स्टेट से, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिंपल। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि
सजेस्टेड है कि आप SC ST माइनॉरिटीज वुमेन इन सबको रिप्रेजेंटेशन दो, OBC के लिए नहीं है। तो मतलब ये तीनों का मतलब कहा गया है कि इनका रिप्रेजेंटेशन आप इंश्योर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देख रहे स्टेट बोर्ड का क्या है। तो स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का क्या है, इसमें 34 है, इसमें 28 है। उसमें यूनियन मिनिस्टर था, इसमें स्टेट मिनिस्टर है। उसमें क्या था, डायरेक्टर जनरल था, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लेबर है ना। तो ये दोनों चीजें तो सेम हो गई। अब 28 में क्या है, दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि काउंसिल की तो बात हम कर ही नहीं सकते, पता नहीं होंगी नहीं होंगी, कहीं पे नहीं कह सकते। 7 एम्प्लॉयर 7 वर्कर, ये तो पता ही है। वहां पे क्या था, 7 सिविल सोसाइटी था, यहाँ पे 5 सिविल सोसाइटी है। वहां पे कितना स्टेट गवर्नमेंट से था, 5 स्टेट गवर्नमेंट से था। यहाँ पे 7 स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि ऑब्वियसली खैर वहां पे भी मतलब डिपार्टमेंट से भी 5 था, मगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे 7 होगा। तो 7 7 7, यहाँ पे भी 3 चीजें हैं, मगर 7 हियर इज स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, 5 फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड 2 फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, है ना। ठीक है। अब ठीक है, और रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन रूरल एरियाज एंड अर्बन लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज। तो ये लोग रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहेगी उस आधार पे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो 14 से ज्यादा एज होनी चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की, और सेल्फ डिक्लेरेशन उनको देना होगा कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। एप्लीकेशन देना होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आईडी कार्ड। बस आपको 14 से ये याद रखना है कि 14 से अबव होना चाहिए। ठीक है। शेड्यूल 1 जो मैंने कहा था ना कि कौन कौन से स्कीम्स कवर्ड हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन कौन सी कवर्ड, जो वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडेड है शेड्यूल 1 में। तो ये सारी स्कीम्स मुझे याद तो नहीं कि इसमें PYQ है कि नहीं, पर एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना, कि कौन सा मतलब इसमें से नहीं है। आप एक बार इसको बस रीड कर लीजिए, कि ऐसा पूछ सकता है कि कौन सी स्कीम मतलब कोई दे दे और इसमें है कि नहीं है। तो एक बार आप इसको पढ़ना मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्ट, एक मिनट। सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट्स 1996। तो कुछ कुछ चीजें बस इसमें जाननी है, बहुत खास नहीं क्या, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जहां पे भी 10 से ज्यादा वर्कर है। तो क्या थ्रेशोल्ड हो गया, 10 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड हो गया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसमें कितने एज के लोग काम कर सकते हैं, 18 to 60 एज, है ना। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग वर्कर का अगर मतलब डेफिनेशन पूछे, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो लोग भी काम कर रहे हैं बिटवीन 18 to 60 एज, ये एज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और कोई भी मतलब अगर बेनिफिशियरी इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर कोई भी मतलब अगर बेनिफिशियरी होना चाहता है किसी भी चीज के लिए एलिजिबल, जैसे पिछले एक्ट में था ना लीव के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो इसमें क्या है कि आपको कम से कम 90 डेज काम करना होगा, मतलब 12 मंथ्स में से 90 डेज। पिछले एक्ट में हमने क्या देखा था, 190 डेज था, है ना। तो 90 डेज अगर कोई काम करता है तो दैट वर्कर बिकम्स बेनिफिशियरी। और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है इस एक्ट में, स्टेट एडवाइजरी कमेटी होती है, ये सब तो ठीक है। मगर ये एक PYQ भी है और आपको बहुत जरूरी है कि आप इसे याद करें, एक्सपर्ट कमेटी। अगर पूछे एक्सपर्ट कमेटी किस एक्ट में बनता है, तो वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें मतलब हम आगे भी देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वही 10 से ज्यादा वर्कर होंगे, रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा। और अगर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। और बिल्डिंग वर्कर के लिए वही 18 to 60 90, ये सब ठीक है, ये तो आईडी कार्ड इशू करना होता है, ये भी जरूरी है। और जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप किसके साथ करोगे, वेलफेयर बोर्ड, है ना, वेलफेयर बोर्ड है यहाँ पे इस एक्ट में। तो वहां पे इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और हाँ, ये जो 90 डेज का हमने देखा ना कि लास्ट 12 मंथ्स में कम से कम 90 डेज काम करना चाहिए, इसमें दो एक्सेप्शन है। अगर इलनेस हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से उसको लीव लेनी पड़े और 90 डेज से वो कम काम कर पाए, तो मतलब उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं फिर तो तुम्हारा छुट्टी था इलनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, मतलब दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। तो वेलफेयर बोर्ड के पास रजिस्टर होगा बेनिफिशियरीज का। और जो भी है मतलब जो एक वेलफेयर फंड होता है, इसमें बिल्डिंग है ना अदर वर्कर्स, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड होता है। इसमें सबको एक कंट्रीब्यूशन फी देना होता है, एक मंथली फी देना होता है ना, जो वर्कर्स देते हैं। और अगर आप 1 साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो तो आपकी मेंबरशिप सीज हो जाती है, आप मेंबर नहीं रह जाते हो फिर।
तो और आपका मैक्सिमम अगर वेव किया जाए, मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी आपका ज्यादा खर्चा हो गया, आप रिक्वेस्ट करके अथॉरिटी से कहते हो कि मेरा वेव कर दो प्लीज कंट्रीब्यूशन फी, तो वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। 3 मंथ के बाद तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर 1 साल तक आपने नहीं दिया तो आपकी मेंबरशिप सीज हो जाती है ना। ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड में जो सेस होता है, वो इट कम्स अंडर सेस एक्ट 1996, ये याद रख लीजिएगा। बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लोन्स, ठीक है, ये सब तो बहुत जरूरी नहीं है। इस फंड का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, तो देखिए, डेथ या एक्सीडेंट के में कोई असिस्टेंस देना हो, पेंशन, मेडिकल, मैटरनिटी बेनिफिट, होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना हो, एजुकेशन के लिए देना, मतलब जहां पे मतलब आपको पढ़ के ये लगे कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, ये सारी चीजें ऐसे, आपको ऐसे कुछ भी बोल दिया ना, वो चीजें से होम कंस्ट्रक्शन लग नहीं रहा है, लेकिन आपको ये याद कर लेना चाहिए, ये मतलब जनरली हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि होम कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी ना लोन। पर आप समझो ना, अगर बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब वो खुद कर रहे हैं तो वो तो मांग ही सकते हैं ना उसके लिए। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ फंड हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो वेलफेयर बोर्ड का जो अकाउंट होता है वो सीएजी ऑडिट करता है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देनी होती है, यूरिनल्स की फैसिलिटी, सैनिटरी अकोमोडेशन, टेम्पररी कैंटीन्स का क्या है, देखिए पिछले एक्ट में कुछ अलग था, यहाँ पे क्या है, 250 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए, है ना। 250 से ज्यादा वर्कर है तो कैंटीन की व्यवस्था मस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, इसको मत भूलिए आप, ये जो है ना, जो डेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्ट का। क्रच की सुविधा कब देनी होगी, अगर 50 से ज्यादा फीमेल वर्कर्स है। अगर 50 ज्यादा फीमेल वर्कर है, क्रच इज कंपलसरी। और बहुत जरूरी, अगर 500 से ज्यादा वर्कर है तो आपको सेफ्टी कमिटी या सेफ्टी ऑफिसर्स को जरूर से रखना होगा, मतलब दिस इज मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंस्पेक्टर ये सब चेक करेगा और ये सब, ठीक है। अगर बिलो 14 है तो उसको तो प्रोहिबिट है एम्प्लॉयमेंट, उसको तो आप कर ही नहीं सकते हो। और ये पेनाल्टी है, तो गाइस देखो, पेनाल्टी पे ना आज तक कभी सवाल आया नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप पेनाल्टीज याद करो, क्योंकि बहुत सारी है और याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप पेनाल्टीज याद करो। और इसमें एक और चीज है कि मान लीजिए किसी भी मतलब कोई भी जो स्टैब्लिशमेंट है वहां पे ओनरशिप अगर बदल जाती है, जो एम्प्लॉयर है या मैनेजर है, अगर वो बदल जाता है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा, 30 दिन के विदिन इन्फॉर्म करना होगा। और जो स्टेट एडवाइजरी कमिटी होता है, उसका जॉइंट लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है ना। जॉइंट लेबर कमिश्नर जो होता है वो स्टेट एडवाइजरी कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। बस इतना ही था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये एक्ट भी हो गया। नेक्स्ट एक्ट देते हैं। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इससे कोई ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बहुत मतलब इतना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत, जो मैं बोल रही हूँ बस उतना याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले था जब बना था 1956 से पहले, जो पार्ट बी टेरिटरीज होती थी, मैं टेरिटरीज पार्ट बी स्टेट्स, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती थी। पर वो भी बिफोर 1 नवंबर 1950 से। और इसमें क्या याद रखना है, बस मैं जो इंडिकेट किया हुआ है सिर्फ वो याद रखिए। अगर कोई भी मतलब जो भी मतलब, ये सोचिए ना आप, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एक्ट है, तो इसमें मतलब कि कोऑपरेटिव्स की प्रोटेक्शन वगैरह की बातें हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मेंबर है, तो उसमें उसका जो भी आप मतलब जो शेयर कैपिटल होगा, एक मेंबर का शेयर कैपिटल मैक्स टू मैक्स 1/5 हो सकता है। एक एक मतलब एक कोऑपरेटिव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें भी थ्रेशोल्ड है 10 मेंबर्स का, कि कम से कम 10 मेंबर्स होंगे तब रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और 18+ एज होना चाहिए उनका, है ना। तो एक मेंबर का शेयर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1/5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट सा हो जाएगा ना। कोऑपरेटिव इज समथिंग मतलब सब लोग एक इक्वल मतलब कंट्रीब्यूटर्स है, तो मतलब मैक्स 1/5। और शेयर में इंटरेस्ट मैक्स टू मैक्स 1000 हो सकता है, बस इतना। मैक्स 1/5 हो सकता है, और शेयर में इंटरेस्ट मैक्स टू मैक्स 1000, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट मतलब शेयर पे नहीं लगा सकते। ठीक है। और क्या चीज याद रखनी है कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई भी इंटरेस्ट है, शेयर है, उसको अगर ट्रांसफर करना है ना, तो आप तभी कर सकते हो अगर वो सोसाइटी उसको कम से कम 1 साल के लिए होल्ड कर रही है। और वो ट्रांसफर भी करना है तो आप उसको सोसाइटी या फिर मतलब सोसाइटी के ही मेंबर्स को कर सकते हो, है ना। बस यही है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या है कि
ठीक है। अगर आपने कोई भी सीड के लिए, मेन्योर के लिए अगर लोन देना है तो कम से कम मतलब क्लेम ऑफ सोसाइटी, मतलब यू हैव टू, प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी है वहां पे, और ये भी विद इन 18 मंथ्स। बस ये सब आप टर्म्स, प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लोन फॉर सीड और मेन्योर विद इन 18 मंथ्स, ठीक है। पास्ट मेंबर का जो भी लाइबिलिटी है वो 2 साल तक कंटिन्यू होगा। कितने साल तक लाइबिलिटी पास्ट मेंबर का कंटिन्यू होगा? वो 2 साल तक कंटिन्यू होगा। अगर कोई मेंबर डिसीज्ड हो जाता है, मतलब नहीं रहता है वो, मतलब दुनिया से नहीं चला जाता है, तो वो 1 ईयर तक फिर भी वो जो डेट है वो उसके लिए लायबल होगा। बाकी तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है। क्या याद रखना है कि funds not to be divided by way of profit or bonus or dividend except if 1/4 net profit in reserve fund। अगर 1/4 नेट प्रॉफिट जो है वो रिजर्व फंड में है तो तभी आप कर सकते हो फंड्स को डिवाइड ऐसे प्रॉफिट और डिविडेंड में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस अगर करना चाहते हो तभी कर सकते हो, अगर कम से कम आपके रिजर्व फंड में 1/4 मतलब पैसे तो हैं। मतलब ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब कम से कम आप 1/4 मेंटेन कर रहे हो रिजर्व फंड में पैसा। और कितना भी करो चैरिटेबल पर्पस, 10% ऑफ रिमेनिंग नेट प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जितना भी रिजर्व फंड में बचा है उसका 10% तो, नेट प्रॉफिट्स का 10% एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। और रजिस्ट्रार अगर इंक्वायरी करना चाहता है तो मतलब 1/3 मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे करेगा। और डिसोल्यूशन, और कुछ भी नहीं है। ये एक्ट बहुत ज्यादा इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ये देख लेते हैं हम लोग। ये सारे सारे जो भी हम लोग अब कवर कर रहे हैं ना, ये सोशल सिक्योरिटी के विद इन आते हैं ये एक्ट्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मतलब इसको फिर 2009 में इसका रीनेमिंग कर दिया गया एज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। कई जगह आपको ये इस नाम से दिखेगा, सेम ही है दोनों, है ना। इसका नाम, बस नाम चेंज हुआ है। 1923 में ये एक्ट आया था। तो इसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या क्या है? रेलवे है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ड्राइवर है। देखिए रेलवे कई जगह, एयरक्राफ्ट कई जगह नहीं होता है, पर इसमें है, तो ये याद रखिएगा। आर्म्ड फोर्सेस नहीं है एज यूजुअल। और 2009 में जो वर्कमैन वर्कमैन हम लोग कहते थे उनको एम्प्लॉय कहा जाने लगा, ये मतलब टर्म का भी चेंज किया गया। वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? कुछ भी नहीं इंक्लूडेड है, ना टीए ना पीएफ, बस प्रिविलेज या कंसेशनल वेजेस। बस इतना याद रखना है आपको। रेम्यूनरेशन तो होता है, और प्रिविलेज और कंसेशनल वेजेस इंक्लूड होंगे, बाकी कुछ भी नहीं। डिपेंडेंट कौन कौन होता है? तो कंपनसेशन एक्ट में, नहीं कंपनसेशन मतलब क्या, कि सपोज करिए कि अम, मेरे, मैं एम्प्लॉयर हूँ और मेरे इंडस्ट्री में, मेरे फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करते करते उसको कोई इंजरी आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, या वो परमानेंटली ही कुछ उसको दिक्कत हो गया, डेथ हो गया, तो इन सारे केसेस में जो वो एम्प्लॉय है वो कंपनसेशन डिजर्व करता है। तो इसी के लिए ये एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। प्रिविलेज कंसेशनल वेजेस हो गया। डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? डिपेंडेंट में विडो आएगा, वो विडो आएगी, माइनर चाइल्ड, विडोड मदर, बट नॉट अडल्ट विडो सिस्टर, है ना। विडो सिस्टर आए मतलब अडल्ट नहीं आएगी, है ना। विडो आएगी, विडोड मदर आएगी, माइनर चाइल्ड आएगी, ठीक है। कौन करेगा क्लेम सेटल? कमिश्नर करेगा। क्या अप्रेंटिसेस इस एक्ट में कवर्ड हैं? हाँ कवर्ड हैं। एक्सेप्शन सा लगता है, मतलब हर बहुत सारे जगह पे अप्रेंटिसेस कवर्ड नहीं है, मगर यहाँ पे हैं। अनलेस कि वो अप्रेंटिस एक्ट में कवर्ड है, मतलब कोई व्यक्ति है जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर्ड है तो ऑब्वियसली वो इसमें भी नहीं होगा, दो जगह तो बेनिफिट नहीं ले पाएगा ना। तो अगर कोई कोई भी मान लीजिए एम्प्लॉयर है, तो अगर कोई भी पर्सनल इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट के जरिए, आउट और आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि मेरा जो इंडस्ट्री था उसमें एम्प्लॉयमेंट के मतलब या तो मेरे इंडस्ट्री में या फिर बाहर ही, पर मेरे एम्प्लॉयमेंट के काम से अगर किसी को पर्सनल इंजरी हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी होगी कि मैं उसको कंपनसेशन दूं, क्योंकि मेरा काम करते वक्त उसको वो इंजरी हुई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है ना। सो आई एम सपोज टू पे। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे, किसी किसी कंडीशन में मैं लाइबल नहीं होंगी। कब? अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी इज इंजरी नॉट लीड्स टू डिसेबलमेंट ऑफ मोर देन 3 डेज। मान लीजिए कोई ऐसा इंजरी नहीं हुआ कि आपको 3 दिन से भी ज्यादा का छुट्टी लेना पड़े,
तब तब मैं लायबल थोड़ी हूँ, मतलब कि मतलब 3 दिन से कम की आप अगर लीव ले रहे हो, इसका मतलब इतना बड़ा कुछ छोटा मोटा चोट था, ठीक है, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कुछ उसका ऐसे फ्रैक्चर हो गया, 1 महीने 2 महीना कुछ ऐसा गया, तब मैं लायबल होंगी। 3 दिन से ज्यादा कम से कम उस उतनी इंजरी होनी चाहिए तब। और अगर आप ड्रंक थे विलफुल डिसोबीडियंस किए, बात नहीं माने, सेफ्टी रूल्स को ब्रीच किए, उस केस में भी मैं लायबल नहीं होंगी। फिर तो वो मतलब वर्कर की गलती है ना कि उसने ये मिस्टेक्स किए। अब इस एक्ट का सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जो जो भी मैं मार्क किया हुआ है ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये एक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनसेशन ऑल्सो फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। मान लीजिए मेरे अंडर काम करते वक्त हुए उसको कोई डिजीज हो जाती है ना, तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, ये कहाँ लिखी हुई है, कौन कौन सी डिजीजेस कवर्ड है इसके अंदर। सो शेड्यूल 3 है ऑफ पार्ट A B C। तो पार्ट A B C मतलब शेड्यूल 3 का पार्ट A B C जो है वहां पे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस मेंशन्ड है। अगर वो डिजीजेस उसको हो जाती हैं और काम करते टाइम, मतलब उसके दौरान वो मेरा वर्कर रहा है और उसको ये डिजीजेस हो जाती है, तब भी मुझे उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम करते वक्त उसको ये दिक्कत हुई है। ठीक है। अगर डेथ हो गया किसी वर्कर का, तो मुझे कमिश्नर को नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, कमिश्नर को नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को 30 दिन के अंदर, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चीजें बताओ। सारी चीजें उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री है, जो कुछ भी, ये सारा चीज कमिश्नर नोटिस देगा 30 दिन के अंदर डेथ के। ठीक है। और डेथ होगा तो मतलब कैसे, कितना कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला में पूरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का मतलब जान समझिए ये पूरा। तो अगर डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलिवेंट फैक्टर। देखिए आपको हर इस एक्ट में ना कई जगह आपको रेलिवेंट फैक्टर दिखेगा, मतलब कि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, कि मतलब ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। तो वो हमें नहीं जानना है, वो बस रेलिवेंट फैक्टर आपको अगर कभी कभी ये भी करता है कि आपको न्यूमेरिकल भी आता है कि डेथ के केस में रेलिवेंट फैक्टर्स इतना है और वेज इतना है, तो आप कितना दो, कितना कंपनसेशन वो डिजर्व करता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए, हाँ, ये जो मैंने बताया था ना कि जो कमिश्नर होता है वो नोटिस देता है एम्प्लॉयर को 30 दिन के अंदर, और जो एम्प्लॉयर है उसको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। क्योंकि कमिश्नर ने बोला कि एम्प्लॉयर बताओ क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और एम्प्लॉयर अब 7 दिन के अंदर कैसे भी करके रिपोर्ट उसको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें याद रख लीजिए आप, तो ये डेज इंपॉर्टेंट है। तो डेथ के केस में क्या है कि डेथ के केस में जितना भी मंथली वेज उसका था उसका 50% इंटू रेलिवेंट फैक्टर्स, उतना कंपनसेशन मिलेगा। और 1.2 लाख, मान लीजिए कोई वर्कर है उसका मंथली वेज बहुत कम है, रेलिवेंट फैक्टर भी मान लीजिए कम हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि मतलब 40,000 50,000 देके उसको हटा दो। मतलब यार किसी का डेथ हुआ है तो ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप। तो 1.2 लाख तो मिनिमम मतलब देना ही पड़ेगा। अगर ये वाला चीज हायर हो गया तो ये मिलेगा, फिर इतना उसको मिलेगा, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 60% ऑफ वेज, जो भी वेज था उसका 60% इंटू रेलिवेंट फैक्टर, और 1.4 लाख। तो कैसे याद करोगे, डेथ है तो 50% एंड कितना था, 1.2 लाख, विच एवर हाइयर। मगर परमानेंट डिसेबिलिटी के परमानेंट डिसेबलमेंट टोटल, ये देखिए दो चीजें हैं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और एक है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, और एक है टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो देखिए, हाँ, तो परमानेंट डिसेबलमेंट टोटल अगर है तो फिर 60% और 1.4 लाख, है ना। ये 60% 1.4, 50% 1.2। ठीक है। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, अगर मतलब टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है, तो जितना भी हुआ है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का एक प्रपोर्शन उसको उतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट मतलब परमानेंट वे में उसका ऐसा कुछ भी कोई अंग परमानेंटली कुछ नहीं गायब हुआ है, तो उसको ऐसी इंजरी नहीं हुई है, तब उस केस में हाफ ऑफ 25% ऑफ मंथली वेजेस, है ना, हाफ ऑफ विच इज 25% ऑफ मंथली वेजेस। बस इतना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज रिमेम्बर दिस। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर को फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी, जो लास्ट राइट्स जो करने होते हैं उसके लिए भी फ्यूनरल एक्सपेंसेस देने होते हैं, और वो 5,000 होता है ना, 5,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है। हम्म। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती रहती है। और अगर पूछेगा कि कंपनसेशन कब देनी होती है, मतलब कितने दिन का, कितने दिन के अंदर, मतलब डेथ हो गई या इंजरी हो गया तो कितने दिन के अंदर कंपनसेशन होता है, कोई ड्यू डेट ऐसा नहीं है। एज सुन एज इट फॉल्स ड्यू आपको उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन, क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। डेथ, डिसेबिलिटी किसी को हो जाना, इंजरी हो जाना, दीज आर वेरी एक्सट्रीम केसेस, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल देना पड़ेगा। अगर आपने डिले किया तो आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा और प्लस पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। और ये जो भी पेनाल्टी होगी वो 50% ऑफ कंपनसेशन हो सकती है। मतलब आप ही समझो ना कि अगर 1 लाख किसी को देना था ऑलरेडी, 1 लाख सपोज करिए कंपनसेशन देना था, मगर उसमें पेनाल्टी ही आपने इतनी लगा दी कि वो मतलब फिर से 2 लाख हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप मैक्स टू मैक्स 50,000 तक इस केस में मतलब कर सकते हो, मतलब 50,000 ऑफ कंपनसेशन नहीं कर सकते हो। क्या मेथड है टू कैलकुलेट वेजेस? तो देखिए, एवरेज मंथली वेज अगर जो कैलकुलेट करना होता है वो 12 मंथ सर्विस के आधार पे कैलकुलेट होता है ना। मतलब 1/12 के आधार पे वो कब होता है। मतलब ये आपको एक क्वेश्चन था एक्चुअली कि वन वन मंथली वेज क्या होता है इस एक्ट में, तो 1/12 होगा। और हाफ मंथली पेमेंट क्या होगा, कितना होगा, ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे मतलब रिव्यू किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हाफ मंथली पेमेंट अगर 6 महीने तक कर दी गई है, कि एटलीस्ट मतलब 6 महीने तक अगर हाफ मंथली पेमेंट कर दिया गया है, कोई भी कंपनसेशन में 6 6 महीने तक का पेमेंट कर दिया गया है, तो उसके बाद लमसम अमाउंट दिया जा सकता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि 6 मंथ तो कम से कम आपको हाफ मंथली पेमेंट करना पड़ेगा कंपनसेशन का। उसके बाद आप चाहो तो लमसम दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। और अगर आपको लमसम देना भी है ना तो कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर को जो पैसा देना है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय मर गया है तो किसको देगा, वो कमिश्नर को देगा, फिर कमिश्नर उसके फैमिली को या फिर जो डिपेंडेंट्स को देता है। अम, और ये जो भी कंपनसेशन अमाउंट होता है ये कोर्ट डिक्री से प्रोटेक्टेड होता है गाइस। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं विजय माल्या हूँ और मैं कहीं काम करती हूँ, मुझे कुछ भी ऐसे मान लीजिए मेरी डेथ हो गई, कुछ भी हो गया। ऐसे डेथ हो गया तो मतलब कैसे ये इमेजिन करा सकती हूँ मैं, पर ठीक है मैं डिसेबल हो गई मान लीजिए, ईश्वर ना करे, मगर फिर भी तो अगर मुझे कोई कंपनसेशन मिलता है तब भी, अगर मैं विजय माल्या हूं और उस तरह का मुझे कुछ भी, मैं लेके भाग रही हूँ पैसा और किसी का भी मतलब चोरी डकैती कुछ भी, मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है, फिर भी किसी भी हालत में मेरा जो ये कंपनसेशन का पैसा है, मेरा कितना भी लोन है ना, कितना भी लोन है, आप मेरे इस कंपनसेशन के पैसे को नहीं छू सकते। सिमिलरली जैसे पीएफ का पैसा प्रोटेक्टेड होता है। तो ये सारे जो एक्ट्स है, मतलब ये बड़े अच्छे एक्ट्स हैं इस मामले में कि कंपनसेशन का पैसा जो है वो किसी भी व्यक्ति, खैर विजय माल्या और नीरव मोदी इन लोगों के केस में तो नहीं अच्छा लगता है, बट फिर भी कंपनसेशन का पैसा पैसा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट डिक्री। मतलब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि चलो इसका कंपन अब इसका पैसा खत्म हो गया या फिर इसका पैसा नहीं हो पा रहा है तो कंपनसेशन वाला पैसा ले लो, ऐसा नहीं कर सकते बस। और अगर मान लीजिए कोई भी मुझे क्लेम करना है, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई डिजीज हो गई है मुझे, तो उसका क्लेम मुझे 2 साल के अंदर अंदर करना होगा। और एम्प्लॉयर कह सकता है कि मैं पहले मेडिकल एग्जाम कराऊंगा कि कितना मतलब ये सच में इसको कुछ चोट लगी है, नहीं लगी, कोई डिजीज है नहीं है। और कौन लायबल है पे करने को? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने भी किया है ना हायर, फिर भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर तो लायबल है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे पा रहा है तभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैसे भी दे, भले रिकवर करके कॉन्ट्रैक्टर से करे बाद में, लेकिन देना तो पड़ेगा। अगर इंजरी थर्ड पार्टी से होती है तो या तो आप इस एक्ट के भी अंदर क्लेम कर सकते हो या फिर सिविल लॉ के अंदर भी कर सकते हो। अगर एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास पैसे खत्म हो गए, एम्प्लॉयर के पास पैसे ही नहीं है, तब जो लाइबिलिटी होती है कंपनसेशन की वो इंश्योरेंस कंपनी पे चली जाती है। मतलब आप सोच रहे हो किसी भी हाल में किसी अगर वर्कर का डेथ हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए उस लेवल की, कभी भी उसका पैसा ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अरे डूब गया या फिर मतलब उसको नहीं मिलेगा। मतलब वो बहुत प्रोटेक्टेड है, इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो गया तब भी। और कंपनसेशन विल बी प्रायोरिटी डेट ओवर ऑल अदर्स। मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरी कंपनी बंद हो गई, खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर लोन है, फिर भी जो प्रायोरिटी मेरा डेट होगा ना, जब सबको पैसा बंटने लगेगा कि चलो ठीक है अब मुझे लोन अपना पे करना है कैसे भी करके, तो जो सबसे पहला चीज जो प्रायोरिटी होगा वो वो कंपनसेशन होगा उन लोगों का, उन वर्कर्स का। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्यों ही पढ़ा रही हूँ।
इफ एम्प्लॉय रिलिंक्विशेस राइट टू कंपनसेशन, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय, हाँ कि मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको बताना होगा कि तुम लोग के राइट्स क्या क्या हैं, लोकल लैंग्वेज में बताना होगा, एम्प्लॉयमेंट देते समय बताना होगा। पेनाल्टीज वगैरह तो देख ली हमने, और कंपनसेशन कैन बी मैक्सिमम 50% ऑफ पेनाल्टी, दैट्स इट। हाँ, अब देख लेते हैं कुछ कुछ कमिश्नर के बारे में चीजें हैं। इसके बाद बस 3 एक्ट बचेंगे, बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी एंड स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। सो जो कमिश्नर होता है वो डिस्प्यूट्स देखता है, लाइबिलिटी रिलेटेड, कंपनसेशन रिलेटेड, और वो कमिश्नर ही डिस्प्यूट सॉल्व करता है, सिविल कोर्ट नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉय रिसाइड करता है जहाँ पे भी एम्प्लॉयर का ऑफिस है, कहीं पे भी केस फाइल हो सकता है। इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। किसी को भी कॉस्ट देने को कह सकता है, दोनों एम्प्लॉयर वर्कर में से किसी को भी, में मतलब या फिर कॉन्ट्रैक्टर किसी को भी। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर कोई मतलब कोई भी कंफ्यूजन है कि क्या एप्लीकेशन होगा कैसे होगा, तो हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ वो जा सकता है क्लैरिटी के लिए। एंड बस फिर क्लेम ऑफ डेथ ऑफ क्रू विद इन 1 ईयर, मतलब इसमें हमने क्या देखा था कि क्लेम का ईयर क्या था, इसमें 2 इयर्स था ना, कि जो भी एक्सीडेंट हुआ या ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई तो 2 साल के अंदर क्लेम करो। लेकिन अगर डेथ ऑफ कोई क्रू होता है तब 1 ईयर के विद इन होगा, है ना, बस। और अपील्स के लिए क्या है, अपील के लिए 2017 अमेंडमेंट के बाद ये 10,000 है, मतलब मिनिमम अमाउंट कम से कम 300 to 10,000 होना चाहिए, तभी आप अपील कर सकते हो। मतलब जजमेंट के बाद, मतलब कमिश्नर ने कुछ भी कह दिया उसके बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम है तब आप कम से कम बड़े मतलब पैसे का तो लेन देन हो, छोटी छोटी चीजों के लिए आप अपील नहीं कर सकते ना, बस। और अगर मान लीजिए कंपनसेशन दिया जा रहा है, हाफ मंथली पेमेंट या मंथली पेमेंट जो भी किया जा रहा है कंपनसेशन का, और अब वो एक्सपायर होने वाला है, कि चलो 3 महीने के लिए आपने दे दिया, पेमेंट कर दिया वर्कर को। अब वो वर्कर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता कि 3 महीने बाद भी कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा? तो खत्म होने के 3 दिन के पहले आप उसको मेडिकल के लिए भेज दो, एग्जामिनेशन के लिए, ताकि वो चेक वेक करा ले कि हाँ ठीक है, कंटिन्यू करना है कि अब खत्म हो गया, अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये ठीक है, छोटा सा रूल है बस। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, हाँ। हम्म, बस इंपॉर्टेंट चीजें याद करेंगे हम लोग। 1961, ठीक है, याद हो गया। और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, होल इंडिया, आर्टिकल 42, ठीक है, ये सब तो बहुत बड़ी वो नहीं है। वुमेन एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होगा ऑफ कोर्स, मगर वो वुमेन एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कवर्ड है वो नहीं होंगी कवर्ड, है ना। वुमेन एम्प्लॉइज कवर्ड होंगी एंड इन माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस, प्लांटेशंस एंड शॉप्स वेयर 10 और मोर, है ना। माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस और प्लांटेशन में तो सारी वुमेन कवर्ड होंगी, चाहे कितने भी नंबर में हो, दो भी क्यों ना हो। मगर कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट है और शॉप है तो उसमें 10 से ज्यादा कम से कम होनी चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए। तो थ्रेशोल्ड क्या हो गया, 10। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा भैया, तो देखो, दो केसेस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, बाकी हर केसेस में से स्टेट का होगा। सेंट्रल इन माइन एंड एक्रोबैटिक वर्क, है ना, या अदर परफॉर्मेंसेस वाले कोई काम है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा, बाकी सब में फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, सब में स्टेट गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। तो जब हम चाइल्ड, जहां पे भी इस एक्ट में जहां पे भी हम चाइल्ड बोलेंगे वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड भी, स्टिल बॉर्न मतलब वो चाइल्ड जो पैदा होते वक्त भी जिसमें जान नहीं है, वो चाइल्ड स्टिल बॉर्न उसको कहते हैं। तो चाइल्ड जब हम कहते हैं तो स्टिल बॉर्न भी इंक्लूडेड होता है। वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, सारे रेम्यूनरेशन तो होते ही है, इसके साथ साथ कैश अलाउंस, इंसेंटिव बोनस एंड कंसेशनल फूड ग्रेन्स एंड अदर। 3 चीजें हो गई, कैश अलाउंस, इंसेंटिव बोनस, कंसेशनल फूड ग्रेन्स एंड अदर्स। बाकी ये सारी चीजें कवर्ड नहीं होंगी, ठीक है। मिस कैरेज किसे कहेंगे हम लोग, देखिए, मिस कैरेज का डेफिनेशन है एक्सपल्जन ऑफ प्रेग्नेंट यूटरस प्रायर टू और ड्यूरिंग 26th वीक, है ना। 26th वीक के पहले या 26th वीक में अगर यूटरस का एक्सपल्जन हो जाता है, प्रेग्नेंट यूटरस का, तो उसे हम मिसकैरेज कहेंगे, ठीक है। और अब ये देखिए
कि कैसे कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, कैसे मैटरनिटी बेनिफिट देना होता है, कितना देना होता है, कितना लीव देना होता है, कैसे क्रिस फैसिलिटी, ये सारा हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स मतलब मैटरनिटी बेनिफिट में सब लोग जानते ही होंगे, बस प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। तो देखिए कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है क्या, कि दो केसेस समझिए। पहली बात तो कि वुमेन पे भी प्रोहिबिशन है वर्क का, और रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्क बाय वुमेन। एक तो रिस्ट्रिक्शन है, एक है प्रोहिबिशन। वो कुछ केसेस में प्रोहिबिटेड है, किन केसेस में, और किन केसेस में वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए प्रोहिबिशन ऑन वर्क बाय वुमेन, दो केस हैं इसमें। पहला, डू नॉट नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमेन, मतलब एम्प्लॉयर को कहा जा रहा है, एम्प्लॉयर इज प्रोहिबिटेड कि आप जानबूझ के किसी भी वुमेन को एम्प्लॉय एम्प्लॉय मत करो ड्यूरिंग 6 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी और मिसकैरेज, है ना। कि अगर उनका अभी डिलीवरी हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, और आपको ये बात पता है, एज एन एम्प्लॉयर आपको ये बात पता है, सो डू नॉट एम्प्लॉय देम। मतलब इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, यू आर प्रोहिबिटेड टू डू दिस। 6 वीक्स उनके डिलीवरी मिसकैरेज के मतलब फॉलोइंग यू कैनॉट एम्प्लॉय देम। और वुमेन पे भी ये पाबंदी है, ये प्रोहिबिशन है, टू नॉट वर्क इन एनी स्टैब्लिशमेंट, है ना। कि अगर आपका यही मतलब यही वाला केस है, 6 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी या मिसकैरेज है, तो आप काम मत करिए कहीं भी। ये आप पे भी जिम्मेदारी है और एम्प्लॉयर पे भी है, ये प्रोहिबिशन है आप पे, आपका लीगल ऑब्लिगेशन है। दूसरी चीज कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मान लो आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वेस्ट कर लेती है एम्प्लॉयर से कि मतलब आई एम प्रेग्नेंट एंड आई नीड ये लीव चाहिए मुझे, जो कुछ भी, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वेस्ट कर ली एम्प्लॉयर, जो जो भी रिक्वेस्ट होता है ना, ये इनफॉर्मल मत समझिएगा कि मैंने तो जाके ऑफिस में बोला था। यू हैव टू ऑलवेज, मतलब ये सारी चीजें हमेशा रिटन फॉर्मेट में होती हैं, है ना। तो रिटन होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए ऑफकोर्स। तो अगर रिक्वेस्ट करती है एम्प्लॉयर को, देन नो वर्क 1 मंथ बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी और डेट ऑफ आर्डेंस नेचर, लॉन्ग स्टैंडिंग, और इंटरफेयर विथ प्रेगनेंसी और कॉज मिसकैरेज। मतलब कि वुमेन के कुछ काम पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो हर तरह का काम नहीं कर सकती, कितना भी काम नहीं कर सकती, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन तो मैंने बता दिया, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि अगर वो ऑलरेडी कहीं काम कर रही है और वो एक बार भी एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देती है दैट शी इज प्रेग्नेंट और रिक्वेस्ट करती है, तो उसको डिलीवरी के 1 महीने पहले आप कोई भी ऐसा काम मत दो जिसमें बहुत देर तक खड़े रहना है, या फिर बहुत श्रम करना है, या फिर ऐसा कोई भी काम जो उसके प्रेगनेंसी से इंटरफेयर करे, ऐसा काम आप नहीं दे सकते। यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू दिस, एम्प्लॉयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू डू दिस। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन देख लिया हमने, ये शेड्यूल 4 था गाइस, है ना। शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 देख लेते हैं कि उस जो वुमेन है उसके पास, शी हैज राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट का उसका हक है। कैसे, कितना, क्या है, ये देखते हैं कि उसके एम्प्लॉयर से शी इज एंटाइटल्ड कि एवरेज डेली वेज के रेट पे, एंड फॉर हर एब्सेंस पीरियड। क्या क्या मतलब, शी इज मतलब एंटाइटल्ड एवरेज वेज बिफोर 3 months ऑफ मैटरनिटी लीव, और मिनिमम रेट्स एज अंडर मिनिमम वेजेस, या ₹10 विच एवर इज हाईएस्ट, है ना। कि मतलब वो पहले तो अपने एब्सेंस पीरियड के लिए, और रेट ऑफ एवरेज डेली वेज पे वो एंटाइटल्ड है कि या तो उसको मतलब जो भी उसको एवरेज वेज मिल रहा था 3 मंथ बिफोर मैटरनिटी लीव के, या फिर जो भी मिनिमम वेज सेट है उस इंडस्ट्री का, या फिर ₹10, इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा, ये उसका राइट है। मैटरनिटी बेनिफिट का राइट है उस वुमेन को, वो एंटाइटल्ड है टू गेट दिस फ्रॉम हर एम्प्लॉयर। अब देख लेते हैं कि कितना उसको लीव दिया जा सकता है, कितने दिन के लिए वो लीव रह सक मतलब मिल सकता है उसको, ये देख लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम एब्सेंस इज 12 वीक, 12 वीक्स तो आपको दिमाग में बैठाना ही बैठाना है। अब देखिए, अब इस 6 वीक्स को वो कैसे डिवाइड कर रही है, ये उस पर डिपेंड करता है ना। डिलीवरी से पहले वो मैक्सिमम 6 वीक का ले सकती है, और डिलीवरी के बाद वो मतलब मिनिमम 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। इतना तो मतलब वो मैक्सिमम एब्सेंस 12 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब देखिए इसमें सिचुएशंस कुछ कुछ हैं कि मतलब किस केस में कितने दिन का। तो देखिए मतलब ये थोड़ा सा वो लगता है पढ़ने में, लेकिन फिर भी, इफ डाइज ड्यूरिंग लीव, मान लीजिए कि उसको जो लीव दिया गया उसमें वो उसकी मौत हो जाती है। और दूसरा सिचुएशन है कि अगर वो नहीं मरती है, मतलब अगर तो वो नहीं मरती है, तो उसको फुल पेमेंट होगा मैक्सिमम 12 वीक्स तक, जो उसको पेमेंट होना था, जो वेजेस मिलने थे उसको लीव के दौरान, वो तो उसको मिलेंगे अगर वो नहीं मरती है, और वो मतलब 12 वीक्स तक। अगर वो उस लीव के दौरान मर जाती है, तो उसमें भी दो केसेस है, अगर चाइल्ड को डिलीवर कर दिया है या नहीं डिलीवर किया है।
तो चाइल्ड को अगर नहीं डिलीवर किया है, तब तो पे फॉर अप टू एंड इंक्लूडिंग वुमेन डेथ डे, मतलब कि अ, वो लेडी भी मर जाती है और बच्चा भी डिलीवर नहीं हो पाता है। तो जब तक कि वुमेन की डेथ नहीं हो जाती है, उस डेथ डे तक एम्प्लॉयर को वो वेज जो है उसको देना होता है ना। अगर चाइल्ड इज डिलीवर्ड, चाइल्ड डिलीवर हो चुका है, अब उसमें भी दो चीजें हैं कि यार चाइल्ड, यार ये बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में, इस चाइल्ड डाइज या चाइल्ड नॉट डाइज। तो अगर चाइल्ड इज अलाइव, मतलब वुमेन मर चुकी है मगर चाइल्ड जिंदा है, तो पे बिफोर एंड आफ्टर 6 वीक्स ऑल्सो, जो आपको पहले देना था, मतलब 6 वीक्स पहले देना था, 6 वीक्स बाद देना था, तो ये तो आपको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। मगर अगर चाइल्ड की भी मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर डिलीवरी प्लस चाइल्ड के डेथ तक फैमिली को पैसे देगा। सो ये रूल है। थोड़ा सा वो एब्सर्ड लगता है पढ़ने में, बट ठीक है। पर्सन्स कौन कौन कवर्ड होंगे? प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय होनी चाहिए, वो स्टैब्लिशमेंट जहां पे है वो भी कवर्ड होना चाहिए, और कम से कम 80 डेज तक तो वर्क किया हो यार। मैं आप ही सोचो ना, 12 महीने से आप 80 दिन भी अगर काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप तो मतलब एम ही बस एम्प्लॉय हो, आप तो आ ही नहीं रहे हो, तब आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। 80 दिन से ज्यादा आपको कम से कम काम करना होगा। ठीक है। नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। तो देखिए, एक बार अगर वमेन एम्प्लॉय ने नोटिस दे के बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कब लीव पे जा रही हूँ, तो अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी है नोटिस के बाद कि वो लीव दे और उनको पेमेंट दे। तो पहला का क्या, दो चीजें ड्यूटी है उसकी एम्प्लॉयर की। पहला तो लीव दो, दूसरा मेक पेमेंट्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब दो मैनर में वो कर सकता है। एक तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले कुछ चीजें ड्यू हैं, तो वो एडवांस में पेमेंट कर दो, है ना। एक बार प्रेगनेंसी प्रूफ हो जाए कि हाँ ठीक है, मेडिकल आपने रिपोर्ट रिपोर्ट देख लिया, तब तो आपको मतलब बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी पे करना होगा। और आफ्टर डिलीवरी भी आपको 48 घंटे के अंदर अंदर, मतलब डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको एक बार प्रूफ हो जाए कि हाँ डिलीवरी हो चुकी है, तब आपको जो भी बचा है डिलीवरी के बाद का पेमेंट आपको वो देना होता है। और टाइम ऑफ गिविंग नोटिस कभी भी हो सकता है, सून आफ्टर डिलीवरी भी दे सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दे सकता है, कभी भी दे सकती है। और बाय वुमेन एम्प्लॉय, और ये ऑप्शनल है। राइटिंग के फॉर्म में देना होता है या फॉर्म भर के देना होता है, मगर ये ऑप्शनल है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो नोटिस देना होता है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वुमेन एम्प्लॉय को, क्या ये कंपल्सरी है? नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए। ठीक है। हाँ, और अगर उस लेडी की डेथ हो जाती है, तो जो जिस पर्सन को भी उसने नॉमिनेट किया होता है, उसको वो पैसे मिलते हैं। अब मेडिकल बोनस देख लेते हैं। अगर अगर एम्प्लॉयर ने, सपोज करिए कोई भी एम्प्लॉयर है, वो प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर नहीं दे पाया, मतलब एम्प्लॉय को, वर्क फीमेल एम्प्लॉय को नहीं दे पाया, तो उसको मेडिकल बोनस ऑफ 1000 देना होता है। नहीं तो वो मतलब ये सारी चीजें भी मतलब कर सकता है, अगर वो नहीं कर रहा है तो 1000 रुपीज तो देना ही होगा। और गवर्नमेंट इसको रिवाइज भी करती रहती है हर 3 साल पे। मेडिकल बोनस इज रिवाइज एवरी 3 इयर्स। और अब मतलब 1000 तो है अभी, मगर ये मैक्सिमम 20,000 तक कर सकती है गवर्नमेंट, अगर हर साल रिवाइज भी कर रही है, बढ़ाए भी, तभी 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकती मेडिकल बोनस। ठीक है। अगर मिस कैरेज होता है, तो जो वुमेन होती है, शी इज एंटाइटल्ड टू 6 वीक्स लीव, जो कि पेड होगा, है ना। और अगर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होता है, तब भी शी इज एंटाइटल्ड टू 2 वीक्स लीव, विच विल बी पेड। तो ये आप याद कर लीजिए, मिस कैरेज के केस में 6 वीक्स लीव पेड, एंड ट्यूबेक्टोमी के केस में 2 वीक्स लीव पेड। और अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी की वजह से कोई उसको इलनेस हो जाती है प्रेगनेंसी के कारण, तो जितना भी उसको मतलब 12 वीक्स का तो मिला ही था उसको, उसके बाद भी वो 1 मंथ का एक्स्ट्रा लीव ले सकती है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। या फिर इलनेस फ्रॉम प्रेगनेंसी है या फिर ट्यूबेक्टोमी रिलेटेड है, दोनों ही केस में 1 मंथ एक्स्ट्रा तक ले सकती है। अब नर्सिंग ब्रेक्स देखते हैं, जैसे कि डिलीवरी होने के बाद भी अगर वो चाइल्ड को, जब तक कि चाइल्ड 15 मंथ का है, 15 महीने का है, 15 मंथ्स का, सो शी इज एंटाइटल्ड टू नर्सिंग ब्रेक्स, कि जब वो काम कर भी रही है तब भी उसको रेस्ट के लिए, नर्सिंग ब्रेक के लिए देना होता है एम्प्लॉयर को कुछ टाइम, वो क्रेच में जाके या कुछ भी, मतलब वो अपने बच्चे के साथ रह सकती है। फॉर तो उसको कितना, मतलब कितनी इंटाइटल होती है, तो 2 नर्सिंग ब्रेक्स के लिए वो इंटाइटल्ड होती है, टिल मतलब जब तक कि बच्चा 15 महीने का नहीं हो सकता, हो जाता।
हाँ, और कुछ कुछ प्रोहिबिशन है डिसमिसल पे, मतलब कि जब आप वो मैटरनिटी लीव पे है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिसमिस कर दिए उसको, है ना। और अगर आप डिसमिस कर भी दिए, फिर भी आप उसको बेनिफिट और मेडिकल बोनस तो देना ही पड़ेगा, मतलब आप उसे एस्केप नहीं कर सकते कि यार ये वुमेन एम्प्लॉय, अब इसको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो आप डिसमिस कर दिए, ये नहीं कर सकते। और अगर आप ये करते हो तो आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। पेनल्टी याद मत करिए, बस जान लीजिए कि देनी पड़ती है। और अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया और मुझे अपील करना है, तो मैं 60 डेज के अंदर कर सकती हूँ। आई कंफर्म दिस ना कि ये 30 डेज है कि 60 डेज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। सॉरी, आई करेक्ट दिस। हाँ, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, पहले तो कि कोई भी अगर मेरे साथ ऑफेंस हो, देखिए ये अपील था ना, कि एक बार मान लीजिए इंस्पेक्टर ने कुछ लिख के दे दिया और फिर भी मतलब पास, ऑर्डर पास हो गया, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तब मैं 60 डेज के अंदर या 30 डेज जो भी है मतलब उसके अंदर अपील करूंगी। लेकिन अगर कोई भी ऑफेंस मेरे साथ होता है और मैं उसको कंप्लेन करना चाहती हूँ, तो 1 साल के अंदर अंदर मैं कर सकती हूँ, मतलब उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकती। और मेरा जो भी केस है वो मेट्रोपॉलिटन या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के नीचे का व्यक्ति नहीं देखेगा, मतलब उससे ऊपर का ही देखेगा। बस, अब ये एक्ट खत्म है ऑलमोस्ट। एंड पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो उसको 30 दिन के लिए वो रूल, मतलब जो भी वो लेके आती है बिल, वो दोनों हाउसेस के सामने उसको रखनी होती है 30 दिन के लिए। ठीक है। सो ग्रेचुइटी एक्ट, गिव मी ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। तो 10 से ज्यादा वर्कर जहाँ पे भी होंगे वहां पे भी ग्रेच्युटी एक्ट लगेगी। ग्रेच्युटी मतलब वॉलेंटरी और एक्स ग्रेशिया बाय एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर देता है किसी वर्कर को जब वो ज्यादा दिन के लिए मतलब वहां पे सर्विस दे, और मतलब उसके लिए एम्प्लॉयर का ये एम्प्लॉयर को पेमेंट करना होता है एम्प्लॉय को। और ये अगर पूछेगा कि क्या ये वॉलेंट्री होता है या फिर, तो ये वॉलेंट्री होता है और एक्स ग्रेशिया बाय एम्प्लॉयर, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, है ना। और हाँ, और अगर मान लीजिए किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पे ये अप्लाई हो गया, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लग गया, 10 वर्कर से ज्यादा इंडस्ट्री है वहां पे लग गया, तो अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में वहां के वर्कर 10 से कम भी हो गए, फिर भी ये कंटिन्यू होगा। मतलब ये नहीं कह सकते अब कि अब कम हो गए अब तो मतलब ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कह सकते। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1 ईयर, ठीक है। एम्प्लॉय में कौन कौन नहीं कवर्ड है? अप्रेंटिस नहीं कवर्ड है लाइक यूजुअल। एंड पोस्ट अंडर अदर एक्ट, अगर किसी अदर एक्ट में कवर्ड है वो भी कवर्ड, वो भी इसमें नहीं आएगा। फैमिली में कौन कौन आएगा? तो मेल हो या फीमेल एम्प्लॉय हो, डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ स्पाउस आएंगे, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन आएंगे, अडॉप्टेड चाइल्ड। देखिए इसमें ना इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने इसमें सब कुछ लिखा भी नहीं है, बस मैंने एक्सेप्शंस लिखे हैं कि डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ स्पाउस भी, मतलब जो मेरे स्पाउस के भी जो पेरेंट्स होंगे वो डिपेंडेंट हैं अगर, तो वो भी इंक्लूडेड होंगे। चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन, है ना, कि कोई अगर लड़का था वो नहीं रहा, उसके भी अगर बच्चे हैं तो वो भी इंक्लूडेड होंगे। अडॉप्टेड चाइल्ड भी होगा। चाइल्ड गिवन टू रिलेटिव एज अडॉप्टेड वो नहीं होगा। आप समझे ना, कि किसी और को आपने दे दिया अडॉप्टेड चाइल्ड, तो वो अब दूसरे लोग उसके गार्जियन हो गए ना, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? बेसिक पे और डीए, और कुछ भी नहीं। बेसिक पे और डीए ही इंक्लूडेड है इन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कॉन्टिन्यूअस सर्विस मतलब क्या? कॉन्टिन्यूअस सर्विस मतलब कि अनइंटरप्टेड सर्विस हो। अगर सिक है, एक्सीडेंट हो गया है, रूल वाइज लीव लिया है, ले ऑफ हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, इन सब केसेस में हम नहीं कह सकते कि आप मतलब ये तो लीव हो गया, ये सब अलाउड होगा। और स्ट्राइक, वो अगर स्ट्राइक पे भी जाते हो वो भी उसको अभी आप एब्सेंट नहीं कह सकते, अगर वो स्ट्राइक लीगल है तो। अगर इलीगल हो चुकी है डिक्लेयर स्ट्राइक, तब आप नहीं काउंट होगा वो दिन आपका, फिर छुट्टी, एब्सेंट माने जाओगे आप। और और अदर वेज ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस क्या है? तो पहले तो ये चीजें होनी चाहिए कि आप मतलब अनइंटरप्टेड सर्विसेज दो, और 1 साल के पीरियड में या तो आप मतलब दो चीजें हैं, कि या तो अगर माइन में अगर किसी माइन में कोई वर्कर है, या फिर 6 डेज पर वीक वाली कोई मतलब कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, तो वहां पे 190 डेज मिनिमम वर्क करना होगा, है ना।
और अदर केसेस में 240 डेज, मतलब जनरली तो 240 डेज है, मगर 6 डेज या 6 डेज से मतलब 6 डेज पर वीक, या फिर माइन के केस में आप 190 डेज का मिनिमम काम करोगे तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में माने जाओगे। अदर केसेस में 240 डेज है। और 6 मंथ पीरियड में कितना करना होगा, तो माइन और 6 डे पर वीक से, या फिर 6 डे पर वीक से कम, मतलब 6 डे से कम, है ना, तो उस केस में 95 डेज का अगर आप काम करते हो तो कंटिन्यूअस सर्विस में हो। 6 मंथ पीरियड के केस में ये 1 ईयर में 190 था, अदर केसेस में 120। ये चारों ये जो है ना नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिए आप लोग कैसे भी करके। 1 ईयर में 190, 240, 6 मंथ में 95 एंड 120। और सीजनल स्टैब्लिशमेंट, कोई भी अगर सीजनल स्टैब्लिशमेंट है, उस केस में 75% डे तो कम से कम आपको काम करना पड़ेगा। जितने भी वर्किंग डेज थे टोटल, उसका कम से कम 75% दिन जब तक आप काम कर नहीं करते हो तब तक आप एलिजिबल नहीं होते हो, आप कंटिन्यूअस सर्विस आपका काउंट नहीं होगा। और समझो कि जब तक आप कंटिन्यूअस सर्विस काम नहीं करोगे तब तक आपको ग्रेचुटी थोड़ी मिलेगा। मतलब ग्रेचुटी तो मतलब लेने के लिए आपको कई सालों तक आपने काम किया हो, तब तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। और देखिए यही मैंने एलिजिबिलिटी जैसे मैं बता रही थी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए कम से कम आपने 5 साल तक तो कंटिन्यूअस सर्विस किया हो। और कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन हमने जान लिया है। तो एक्सेप्ट की डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है, उस केस में नहीं, उस केस में आपके नॉमिनी या फिर लीगल एयर को दिया जाएगा। और मिनिमम 5 ईयर का तो कंटिन्यूअस सर्विस करना पड़ेगा। और ये कब मिलेगा आपको, किन किन केसेस में पे किया जाएगा, अगर आप रिटायर हो जाते हो, या फिर आपने रिजाइन कर दिया है, या सुपर एनुएशन है, या फिर डेथ और डिसेबलमेंट है। देखिए सुपर एनुएशन मतलब क्या, कि सपोज करिए मुझे कहीं मैं कहीं एम्प्लॉय हुई और मुझे कहा गया कि आपका जो ये काम है ये 30 साल के लिए है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फिक्स्ड वर्क ही था पर वो लॉन्ग, आर लिख दिया है मैंने, 30 ईयर्स ना, 30 ईयर्स के लिए आपका काम था। तो 30 साल कंप्लीट होने के बाद अगर मैंने 5 साल तक मतलब काम लगातार काम किया है, मतलब मिनिमम तो उतना किया ही हो, तब मुझे ग्रेचुटी मिलेगा। या फिर मैं रिटायर हो जाती हूँ, रिजाइन कर देती हूँ, या डेथ हो जाता है मेरा, तो मेरे मतलब नॉमिनी को या फिर लीगल एयर को मिलेगा, या फिर डिसेबलमेंट के केस में भी, इन सारे केसेस में मिलता है ग्रेचुटी। और कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये जो मतलब कैलकुलेशन जो है, ये लास्ट वेज के 15 दिन के वेज के रेट पे बेस्ड होता है ना। और मतलब 15 दिन के एवरेज वेज पे, अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा काम किया है ना, तब आपका 1 ईयर ही काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने 4 साल 7 महीने काम किया है, तो आप पूछोगे कि मेरा कंटिन्यूअस सर्विस कितना होगा, 5 साल माना जाएगा, क्योंकि जो 7 मंथ है, 6 मंथ से ज्यादा है ना, तो 6 मंथ से ज्यादा है तो 1 ईयर मान लिया जाएगा कंप्लीट, तो वो 5 ईयर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट जो वेज ड्रॉ किया गया था इनटू लास्ट ड्रॉन वेज बाई 26, क्यों, क्योंकि 4 संडेज हम कंसिडर कर रहे हैं, उनको माइनस कर लेंगे। सो लास्ट ड्रॉन वेज बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, क्योंकि भाई जो जितना ज्यादा साल कंटिन्यूअस सर्विस दिया है उसको उतना ज्यादा ग्रेचुटी मिलेगी। मतलब ये खुद एक तरह से वॉलेंटरी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय को, ताकि क्योंकि उसने मतलब इतना साल का वो एक तरह से वो लॉयल्टी वो शो की उस कंपनी पे, और वो कंपनी चेंज नहीं किया, तो एक तरह से एक रिवॉर्ड जरूरी होता है। तो उसी के लिए ये है ना। तो लास्ट ड्रॉन वेज बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको पीस रेटेड वेज मिलता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो मतलब एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट करने पे उसको पैसे मिलते हैं, तो उसका उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 3 मंथ्स एवरेज लेके, 3 मंथ्स एवरेज वेज लेके इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। और ये जो था ये 15 डेज एवरेज के आधार पे था। ओके। और सीजनल एम्प्लॉय के केस में क्या है कि 7 डेज का एवरेज लेके 7/26 इंटू 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स वाली चीज है। तो सेम वही, और ये 3 मंथ्स बाई 26 था गाइज, ये 26 को मिस मत करना हमेशा, ये 26 नीचे रहेगा क्योंकि 4 संडेज माइनस करके हम लोग एक मंथ का काउंट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेचुटी कितना दे सकते हो आप, देखिए मैक्स टू मैक्स आप 20 लाख दे सकते हो। बहुत जब सबसे पहले बना था 3.5 था इसमें, अब बढ़ा बढ़ा के इसको 20 लाख कर दिया। 20 लाख से ज्यादा तो आप ग्रेचुटी नहीं दे सकते हो किसी भी हाल में। और अगर मान लीजिए मतलब ग्रेचुटी रिड्यूस भी हो सकती है, अगर डिसेबलमेंट हो गया मगर कंटिन्यूअस वर्क है तो मतलब उस केस में रिड्यूस भी हो सकती है। ये सब तो बहुत जरूरी नहीं है।
कंपल्सरी इंश्योरेंस ऑफ LIC, जो गवर्नमेंट होती है ना, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको LIC का कंपल्सरी इंश्योरेंस लेना होता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर नहीं दे पाया, मतलब एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहा है, या फिर किसी वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो कम से कम LIC के थ्रू वो, उसका जो इंश्योरेंस के थ्रू वो कवर हो जाए, और उसका ग्रेच्युटी का पैसा जो है वो उसको मिल जाए, एम्प्लॉय को। तो एग्जेम्पशन क्या है? इफ अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑलरेडी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है, मतलब इतना जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, मल्टीपल नॉमिनी, मतलब नॉमिनेशन मतलब कि मैं अगर सपोज करिए मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे ग्रेच्युटी मिलना है, तो मैं अगर नहीं रहूंगी तो किसको मिलेगा? तो 1 साल के सर्विस के बाद मुझे नॉमिनी देना होता है। मैं मल्टीपल नॉमिनी भी दे सकती हूँ, कि अपने मैं भाई को भी दे रही हूँ, अपने पति को भी दे रही हूँ, मतलब मल्टीपल नॉमिनी भी अलाउड है। और अगर फैमिली है तो तो उन्हीं को आपको नॉमिनी बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपका वो जो नॉमिनी का जो भी आप नाम दोगे उसको वॉइड कहा जाएगा, मतलब आपको फैमिली ही देना, अगर आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली देना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली नहीं है तब आप किसी ऐसे पर्सन को जो आपका क्लोज हो उसको दे सकते हो। अगर लेकिन आपकी जब फैमिली बन जाए, मतलब अगर आपकी फैमिली नहीं थी, कोई अनाथ था मगर वो शादी कर ले और उसकी फैमिली बन जाए, तब उसको फैमिली का ही देना पड़ेगा, मतलब नॉमिनी में आपको फैमिली डालना पड़ेगा, ये एक रूल है। और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट वही एवरेज पे विद इन 30 डेज के आधार पे होगा। और अगर आप कोई भी अथॉरिटी को अप्रोच करते हो और ऑर्डर पास हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। 60 डेज इज अपील टाइम। और इंस्पेक्टर जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट, देखिए पिछले भी एक्ट में मैंने बताया, ये हर एक्ट में है। जो कोई भी इंस्पेक्टर है, चीफ इंस्पेक्टर है, जो कोई भी है, दैट ऑफिसर, वो जो होगा वो उसको पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया जाएगा। ये PYQ भी है, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और एग्जेम्पशन क्या है कि अगर मान लीजिए एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी, अगर नॉट एम्प्लॉयर की गलती, अगर कोई एम्प्लॉयर है उसको लगता है मेरी गलती नहीं है, मतलब कोई भी अगर मतलब कंप्लेन किया गया है कि मतलब मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिला कुछ भी, पर उसको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो वो नोटिस कोर्ट को दे सकता है इन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉग्निजेबल कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, पहली बात तो कि जो भी कंप्लेन है वो अथॉरिटी या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन होनी चाहिए। ये तो मैंने बताया, जैसे पिछले में था कि इंस्पेक्टर जब तक ना कहे तब तक नहीं होगा। और ग्रेच्युटी नॉट गेट इन 6 मंथ्स, और अगर 6 मंथ के अंदर अंदर भी ग्रेच्युटी उसको नहीं मिलता है, मतलब जब कंप्लीट हो गया, जब जब ग्रेच्युटी उसको मिलना था, उसे 6 मंथ के अंदर भी नहीं मिलता है, तब गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोलती है, और वो फिर कोर्ट को कंप्लेन करता है, और फिर वो प्रोसेस होता है, मतलब जो भी पूरा कोर्ट का प्रोसीजर है। बस गाइस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं याद करना था, मेन ये जो फॉर्मूला था, और जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। बाकी 10 तो है ही, मतलब थ्रेशोल्ड तो हमेशा याद करना होता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। कंपल्सरी इंश्योरेंस याद कर लीजिए आप। बस, तो ये हमारा लास्ट एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, है ना। तो बेनिफिट्स इन केस ऑफ सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मैटरनिटी, है ना, अगर ऐसा कुछ भी होता है, इंजरी, सिकनेस, या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इंजरी हो जाए, मैटरनिटी, तो ये सब होगा। लेकिन देखो अब डबल कुछ भी नहीं है, मतलब कि डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा कि स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में भी मिल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन में भी मिल रहा है, मैटरनिटी में भी, ऐसा नहीं होता। एक में मिलेगा, एक बार मिलेगा आपको, एक किसी भी, मतलब आपको कोई भी इंजरी हो जाए तो किसी एक में, या तो कंपनसेशन मिलेगा या तो इसमें मिलेगा, है ना। तो ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया तो होता ही है। नो लिमिट ऑफ वर्कफोर्स, है ना, तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि इतने वर्कर होने चाहिए तब लगेगा। स्टेट इंश्योरेंस हर वर्कफोर्स में लगेगा, कोई लिमिट नहीं है इसका। और एनी इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्लूड एनी कॉर्पोरेशन, और अगर किसी कॉर्पोरेशन किसी कंपनी को इंक्लूड करना चाहती है गवर्नमेंट, जो इंक्लूडेड नहीं है कॉर्पोरेशन को, क्योंकि कॉर्पोरेशन तो नहीं इंक्लूडेड होती है ना कई सारी चीजों में, तो 1 मंथ की नोटिस देके कर सकती है। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो आपको याद कर लेना चाहिए। क्या क्या है कि देखो, एक एक तो है कि कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट मतलब क्या है? डिलीवरी ऑफ चाइल्ड आफ्टर 26 वीक्स प्रेगनेंट। इस एक्ट में ना देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कुछ चीजें हैं, तो वो जो इसकी बॉडीज हैं, तो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, फिर उसके बाद आपका ये स्टैंडिंग कमिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज जो है हमारा, फर्स्ट पेज जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
तो डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? बहुत लोग हैं यार, डिपेंडेंट में तो बहुत लोग हैं। विडो है, माइनर या अडॉप्टेड सन है, अनमैरिड अडॉप्टेड डॉटर है, विडोड मदर है, होली डिपेंडेंट चाइल्ड है टिल 25 ईयर्स, 25 साल तक, जब तक बच्चा उससे बड़ा नहीं हो जाता तब तक, तो मतलब 25 साल से जब तक कम है तब तक वो भी इंक्लूडेड होगा मेरे डिपेंडेंट में। विडोड माइनर सिस्टर अगर कोई विडो है वो भी इंक्लूडेड होगी। विडो डॉटर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट अलाइव, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट भी है, कंपनसेशन एक्ट भी और ये भी। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें एक भी वर्कफोर्स का कोई लिमिट भी नहीं है ना। मतलब ये हर एम्प्लॉय, किसी को भी अगर कहीं भी मतलब किसी तरह का सिकनेस हो, कोई भी उसको अगर दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए ये एक्ट है। 1948 याद रखिएगा आप लोग। और एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूडेड है? तो एम्प्लॉय में डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो, इंटरमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयड हो, सर्विस टेम्परली हायर हो, या एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्स स्टाफ हो, सबको इंक्लूडेड है। अप्रेंटिस भी कवर्ड है अगर वो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो। आर्म्ड फोर्सेस बस इसमें कवर्ड नहीं है। और वेज लिमिट से ज्यादा अर्न करने वाले नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो लोग अर्न कर रहे हैं वो तो हर एक्ट में ही एक्सक्लूडेड है, क्योंकि उनको थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा उनको राइट्स की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी वेरी इन्फॉर्म्ड है, उनमें तो होता ही है। तो फैमिली में कौन कौन है? स्पाउस, चाइल्ड डिपेंडेंट, इन्फर्मिटी नीड, चाइल्ड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है। और डिपेंडेंट चाइल्ड भी एजुकेशन टिल 21 ईयर्स, एंड अनमैरिड डॉटर। बस डिपेंडेंट चाइल्ड में भी तभी तक जब तक कि 21 साल, मतलब यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। होली डिपेंडेंट चाइल्ड टिल 25 ईयर्स ऑफ एज। और एजुकेटेड चाइल्ड जो है वो कम से कम 21 साल तक, अगर जब तक नहीं हो जाता तब तक तो वो डिपेंडेंट चाइल्ड माना जाएगा, या फिर जब तक डॉटर अगर कोई हो उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। अब इसमें देखिए, ये तो हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ेंगे। इस एक्ट में भी ये है कि फैक्ट्री के लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, हर फैक्ट्री में दो दो तरह के मतलब फैक्ट्रीज है जहाँ पे मतलब जो अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज होती है, उसमें दो तरह की फैक्ट्रीज होती है। एक तो जहाँ पे पावर के साथ काम होता है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी पावर यूज हो रहा है ना, और वो जो पावर है वो एनिमल या फिर ह्यूमन का यूज नहीं होना चाहिए। एनिमल नहीं, ह्यूमन का पावर यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई भी जहां पे पावर का यूज हो रहा है, पावर का एड है, वहां पे 10 वर्कर्स। और जहां पे पावर का नहीं है यूज, वहां पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर, तो वो मतलब फैक्ट्री का उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। जो पावर वाली फैक्ट्री है उसमें 10, जो नो पावर वाली फैक्ट्री है उसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो। और माइंस इसमें इंक्लूड नहीं होती, रेलवे नहीं होता, और ये सब नहीं होता। हाँ, और जो अब नया वाला कोड आ गया है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला, उसमें 20 से ज्यादा पावर वाले में हो गया है और 40 से ज्यादा विदाउट पावर में हो गया है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, पर आपको अभी यही याद रखना है, ये वाला। ठीक है। अब इसमें इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एम्प्लॉय को लेके आता है, कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें इंक्लूडेड है। मैनेजिंग एजेंट कौन होता है? जो ट्रेड चलाता है, रिप्रेजेंटेटिव है। और मिस कैरेज, वही जो पिछले एक्ट में भी हमने पढ़ा था। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? देखो, इस एक्ट का ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। देखिए, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब है कि किसी वर्कर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट है कि उसका जो भी जितना कैपेसिटी से वो काम कर पाता था वो कम कम हो गया उसकी कैपेसिटी, तो पार्शियल डिसेबलमेंट होगा। बट दैट इज परमानेंट। और अब देखिए, अगर परमानेंट नहीं हो, थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज कैपेसिटी है, तब तो वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया ना, है ना। मगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कब कहेंगे? जब वो इनकैपेसिटेट हो जाए, मतलब अब वो काम कर ही नहीं सकता है जो वो करता था, अब उसको कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, पर जो वो काम करता था अब वो इनकैपेसिटेटेड है, वो काम कर ही नहीं सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कहाँ इंक्लूडेड है, तो ये दिस विल बी इंक्लूडेड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट विल बी इंक्लूडेड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, है ना। शेड्यूल 2 का ही पार्ट 1 इज टोटल डिसेबलमेंट, एंड पार्ट 2 इज पार्शियल डिसेबलमेंट। ये दोनों चीज आप लोग याद कर लीजिए। और आप देखेंगे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी सेम चीज है। पार्ट 1 में टोटल डिसेबलमेंट है, पार्ट 2 में पार्शियल डिसेबलमेंट है, मगर वहां पे शेड्यूल 1 है। तो ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना चाहिए कि कंपनसेशन एक्ट में शेड्यूल 1 में था, इसमें शेड्यूल 2 में है, बस। मैंने वहां पे नहीं लिखा था क्योंकि मुझे यही बताना था ताकि वो कंपैरिजन में दिखा सकूं।
सीजनल फैक्ट्री हम किसे कहेंगे, जहाँ पे भी 7 मंथ से ज्यादा काम नहीं हो सकता है, और ये कॉटन, जूट, ये सब प्रिजर्विंग, गिनिंग, इंडिगो, ये सब का काम हो रहा है, उसे हम सीजनल फैक्ट्री कहेंगे। वेजेस में सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ ऑथराइज्ड लीव, लॉकआउट, स्ट्राइक, ले ऑफ और एडिशनल टर्म, बस विद इन 2 मंथ्स गैप। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, ये एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अलग अलग। इस पेज पे मैं आ रही हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। दिस इज द लास्ट पेज। सेकंड पेज के लिए मैंने ये आज मैंने शेयर भी किया था यूट्यूब पे, मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसमें ना 3 बॉडीज हैं, एक तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक स्टैंडिंग कमिटी, एंड थर्ड इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या है, देखिए इसमें मतलब देखिए कंपोजिशन समझिए, हर कॉर्पोरेशन का, हर बॉडी का कंपोजिशन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट से, देखिए कुछ लोग होंगे जो प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट पे रहेंगे, और कुछ लोग जो टर्म वाइज जिनका टेन्योर सेट होगा। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हु ऑल विल बी ऑन प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो लोग होंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, या फिर लेस देन 5 पीपल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वन रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट, वन रिप्रेजेंटिंग ईच यूटी। इतने सारे लोग प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे। और 4 साल के टेन्योर के लिए कौन होंगे, ये होंगे 10 एम्प्लॉयर, 10 एम्प्लॉय, दो रिप्रेजेंटिंग मतलब मेडिकल वाले लोगों को, एंड 3 एमपीज होंगे। और इन एमपीज में 2 लोकसभा के, एक राज्यसभा के। ये पूरा कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और स्टैंडिंग कमिटी का भी कुछ ऐसा ही है, प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट पे, जिसके सेंट तो ये कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, ये आपको याद करना है कैसे भी करके। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होगी एक, मतलब वही समझिए ना कि ऐसी ये काउंसिल बताएगी कि कितना इसको मतलब इंश्योरेंस देना चाहिए, या फिर कितना इसको डिसेबिलिटी हुआ है, ये परमानेंट है कि टोटल है कि टेम्पररी है, मतलब ये क्लैरिटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल देती है। यहाँ पे भी प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इसके मतलब ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो जाएंगे एक्स ऑफिशियो, एंड डिपार्टमेंट सॉरी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भी होंगे। मेडिकल कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन, ये भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, एंड वन मेंबर रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट। और 4 साल के लिए 3 एम्प्लॉयर, 3 एम्प्लॉय, 3 मेडिकल वाले लोग, जिसमें कि एक वुमेन तो कम से कम हो, 3 मेडिकल वाले लोग हैं तो कम से कम एक वुमेन भी हो। सो ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का कंपोजिशन हो गया। सो ये सेकंड पेज पे यही सब था, ये जो पेज था हमारा। ठीक है। हम्म। सो अब रेजिग्नेशन अगर किसी को देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। और मेंबरशिप के लिए अगर मतलब वो कोई भी मतलब अगर मेंबरशिप उसकी खत्म होने वाली है, खत्म करनी है, तो तब होगी अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग को नहीं कर पाता है अटेंड। तो ये देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सारा हम इन इन कमिटीज और इन बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, इन अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाता है तो वो उसका मेंबर नहीं रह जाता है। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या है, कौन कौन इसका मेंबर नहीं हो सकता है, अगर इंसॉल्वेंट हो, अनसाउंड माइंड हो, क्रिमिनल कन्विक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर मान लीजिए कि मतलब एक्सेप्ट क्या है इसमें, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट गोइंग एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब कि आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसी कंपनी के साथ, तो आप नहीं बन सकते ना किसी बोर्ड का मेंबर, क्योंकि आप बायस हो सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं जिसका मतलब जो टेन्योर होता है उनका 5 साल तक होता है, रीअपॉइंटमेंट उनका अलाउड होता है। और प्रिंसिपल ऑफिसर्स में कौन कौन होता है, डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर, 2 लोग। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर्स ये लोग होते हैं, अगर पूछ ले हु ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल ऑफिसर्स, डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर, जिनका रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, टेन्योर 5 साल से कम होगा, एंड गवर्नमेंट कैन रिमूव अगर 2/3 वोट मिल जाए कॉर्पोरेशन का, तब 2/3 लोग कहें कि इनको रिमूव करो तो ये रिमूव भी हो सकते हैं। ठीक है। और स्टाफ, हाँ देखिए जैसे इसमें क्या है कि अगर ए एंड बी लेवल का कोई भी स्टाफ आपको
रखना है, मतलब रिक्रूट करना है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी को मतलब रिक्वेस्ट करना होगा। यूपीएससी विल रिक्रूट दीज स्टाफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ यू, मतलब आपके लिए ही इन स्टाफ को यूपीएससी रिक्रूट करेगी, अगर ए या बी ग्रेड का कोई भी आपको स्टाफ करना है रिक्रूट तो। मगर अगर किसी टेम्पररी के वैकेंसी आपको निकालनी है, 1 साल से कम के लिए कोई आपको स्टाफ चाहिए, तो यूपीएससी की जरूरत मतलब नेसेसरी नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा बस। और हाँ, कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ये एम्प्लॉयर भी करेगा, एम्प्लॉय भी करेगा। अगर फेल हो गया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, और जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम बहुत जरूरी है, मगर आप 12% पर एनम पे तो करो, और या फिर जितना भी इंटरेस्ट कर रहे हो आप, शेड्यूल बैंक के इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब जितना भी आप मैक्स टू मैक्स भी करो, आप शेड्यूल बैंक के उससे तो नहीं कर सकते, या जनरली 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, है ना। ठीक है। और रिकवरी के और क्या क्या मेथड्स है, मान लिया जो एम्प्लॉयर है वो नहीं दे पा रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो फिर डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर रिकवर कर सकता है उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके, या फिर जो जो भी तरीके मेंशन है थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में उससे। बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है जो मैं बता रही हूँ, इसका सेकंड पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफिसर वाला देख लिया। और ये लास्ट में थोड़ा सा क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये तो पिछले एक्ट में भी हमने पढ़ा था आई गेस, कि ऑक्यूपेशनल डिजीज कहाँ कहाँ इंक्लूडेड है, कि ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। पार्ट ए बी सी ऑफ थर्ड शेड्यूल मेंशंस ऑक्यूपेशनल डिजीज। अगर ये डिजीज उसको मतलब किसी भी एम्प्लॉय को हो जाती है काम करने के दौरान, तो उसको फिर और उसने 6 मंथ का कंटिन्यूअस सर्विस दिया हुआ है, तो फिर उसको इंश्योरेंस या फिर मतलब जो भी कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स कवर्ड है, तो मैटर्निटी कवर्ड है, सिकनेस कवर्ड है, डिसेबलमेंट कवर्ड है, मेडिकल, फ्यूनरल, डिपेंडेंट, ये सब मतलब बेनिफिट्स कवर्ड है। चाइल्ड एजुकेशन की बेनिफिट नहीं कवर्ड है, ये एक्सेप्शन है, याद कर लीजिए। बस तो हमारा सभी एक्ट हो गया गाइज, इतना मैंने आज सोचा था। बस दो आपके एक्ट्स रह जाते हैं, एक ईपीएफ एक्ट एंड द सेकेंड वन इज फैक्ट्रीज एक्ट। ये थोड़े बड़े हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे छोटा सा, उसमें इतना बड़ा तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पर ये सारे एक्ट्स तो कवर हो गए। आई एम शेयरिंग दिस पीडीएफ एंड दिस विल बी इनफ इनफ फॉर योर, मतलब जितने भी एक्ट्स बचे हुए हैं ना, इनके लिए इतने इतने एक्ट्स में से आप बस इतना याद कर लो, आपको इससे ज्यादा एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट। थैंक यू।